तो कहानी शुरू होती है रायू नाम के एक आम से लड़के से, जिसे अकॉर्डिंग टू इसेकाई लॉ एक ट्रक आके ठोक देता है और वो रीइंकारनेट हो जाता है एक मैजिक वाली दुनिया में। भाई को मिलती है पानी की मैजिक और उसे बस एक शांत सी लाइफ जीनी थी अकेले, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाता है। तो सीन ये है कि रायू, एक 15 साल का लड़का, अचानक से खुद को एक अजीब सी सफेद जगह पे पाता है। और जब वो सोच ही रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, तभी एक लंबा सा ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा वहां आता है और बताता है कि ब्रो, यू आर डेड। रायू को अचानक याद आता है कि हाँ, उसे तो ट्रक कुन ने उड़ा दिया था। और वो उस ब्लॉन्ड डूड से पूछता है, आप गॉड हो क्या? वो कहता है कि वो गॉड जैसा नहीं, मोर लाइक एक एंजल है जो उसे दूसरी दुनिया में भेजने आया है। रायू को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसे एक और लाइफ मिल रही है, और एंजल उससे बताता है कि वो अपनी अगली लाइफ जैसे चाहे वैसे जी सकता है। अब अपना रायू तो बहुत ही चिल बंदा है, उसे बस एक स्लो और पीसफुल लाइफ चाहिए थी। एंजल को उसके चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो रायू को बताता है कि जिस दुनिया में उसे भेजा जाएगा वहां मैजिक है और लगभग 20% इंसान स्पेल्स यूज कर सकते हैं। रायू के पास वाटर मैजिक का टैलेंट है, और एंजल उससे बताता है कि उसे एक जंगल के बीच में एक सेफ हाउस पर ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि उसने स्लो लाइफ चुनी थी। वहां 2 महीने तक का खाना होगा और एक इनविजिबल बैरियर भी होगा जो मॉन्स्टर्स को दूर रखेगा। जल्द ही रायू की आंख उस घर में खुलती है और वो फौरन बाहर भागता है अपनी नई नई मैजिकल पावर्स टेस्ट करने। फिर वो अपना घर चेक करता है, जहां एक ठंडे कमरे में कुछ फ्रोजन मीट और एक खाली बाथटब होता है। टेबल पर एक चाकू और 2 बिगनर लेवल की किताबें पड़ी थीं जो वहां के मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में बताती थीं। उसके बाद वो फिर से बाहर जाके मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ इमेजिन करके ही पानी बना सकता है, कोई जादू मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका मन एक गर्म पानी से बाथ लेने का करता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेचर पानी ही बना पाता है। तो वो डिसाइड करता है कि चलो आग जलाते हैं। वो पूरा केवमैन मोड ऑन करके लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ना तो स्किल थी ना उतनी स्ट्रेंथ। वो गिव अप कर देता है। पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे सनलाइट से आग जलाने का आइडिया आता है। उसके लिए वो बर्फ का इस्तेमाल करके एक लेंस बनाने का सोचता है। वो इमेजिन करता है कि पानी के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ रहे हैं और उनसे गर्मी चोरी हो रही है, और आखिरकार वो पानी को जमाने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो उस बर्फ को एक स्फीयर में तराशता है और उसे लेंस की तरह यूज करके आग जला लेता है। इसकी वजह से वो रात में एक हॉट बात एंजॉय कर पाता है, और उसे रियलाइज होता है कि अगर वो मॉडर्न साइंस के प्रिंसिपल्स को मैजिक के साथ जोड़े तो वो डायरेक्ट गर्म पानी भी बना सकता है। अगले दिन जब वो नाश्ते में कुछ सूखा मीट खा रहा होता है, रायू सोचता है कि उसे अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब स्टोर किया हुआ खाना खत्म हो जाएगा तो उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। वो पेड़ पर वाटर बॉल मारने की प्रैक्टिस शुरू करता है, और भले ही वो पहली कोशिश में निशाना लगा देता है, उससे पेड़ को 0 डैमेज होता है। वो इससे डिस्करेज नहीं होता और एक हाई प्रेशर वाटर जेट शूट करने का सोचता है, क्योंकि उसमें काफी पावर होगी। लेकिन वो वाटर जेट में इतनी फोर्स नहीं डाल पाता कि वो पेड़ तक पहुंचे, और ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथ से सुस्सू कर रहा है। रायू को गिव अप करने का मन करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि एंजल ने कहा था कि मैजिक यूज करने का की उसकी इमेजिनेशन है, और रेगुलर प्रैक्टिस से ही वो बेहतर हो सकता है। तो रायू वाटर जेट शूट करने की प्रैक्टिस करता रहता है, जब तक कि वो लगातार पेड़ पर निशाना ना लगा पाए, और रात तक वो डायरेक्ट गर्म पानी भी बना लेता है। अगले दिन जब वो हवा में से आइस क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने हमेशा से आइसलैंड्स मैजिक स्पेल यूज करने का सपना देखा था, लेकिन एक आइसिकल शूट करना तो और भी मुश्किल था। लेकिन रायू प्रैक्टिस करता रहता है और साथ ही साथ अपने वाटर मैजिक के दूसरे वेरिएशंस भी ट्राई करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो पानी और बर्फ यूज करने में और भी स्किल्ड हो जाता है, और एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने निकलता है। वो खूबसूरत जंगल को एक्सप्लोर करता है और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके घर लौटने का सोचता है। पर तभी उसकी नजर एक गुस्से में घूरते हुए जंगली सुअर पर पड़ती है। सुअर को अपनी तरफ चार्ज करते देख रायू डर के मारे जम जाता है और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर उसके रास्ते से हटता है। सुअर सीधा एक पेड़ से जा टकराता है और रायू हिम्मत जुटाकर फाइट करने का सोचता है। वो सुअर के सामने जमीन पर बर्फ की एक शीट बिछा देता है, जिससे वो फिसल जाता है। जैसे ही सुअर तेजी से फिसलता हुआ उसकी तरफ आता है, रायू उसकी तरफ ढेर सारे नुकीले आइसिकल बना देता है। रनवे के एंड में सुअर पूरी स्पीड से उन आइसिकल से जा टकराता है और उसकी बॉडी स्विस चीज बन जाती है और वो वहीं मर जाता है। रायू को तो विश्वास ही नहीं होता कि वो जीत गया। रात में वो अपनी मॉन्स्टर वाली किताब चेक करता है और पता चलता है कि सुअर तो सबसे कमजोर टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर वो नोटिस करता है कि भले ही किताब में बिगनर लेवल के मॉन्स्टर्स के बारे में है, एंड में 2 स्पेशल एंट्रीज भी हैं। पहली ड्रैगन्स के बारे में है, जो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरे शहर आसानी से जला सकते हैं, और अगर कोई दिख जाए तो तुरंत भाग जाना चाहिए। दूसरा पेज डीमंस के बारे में है, जो अनजान ओरिजिन के जीव हैं, और किताब बस इतना कहती है कि दुआ करो कि तुम्हारा सामना कभी किसी डीमन से ना हो, क्योंकि उसका मतलब है इंस्टेंट गेम ओवर।
रायू को एहसास होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसे जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। तो अगले दिन वो अपने कपड़े उतारकर फुल टार्जन मोड में आ जाता है और फिर से जंगल में निकल पड़ता है। इस बार एक असैसिन हॉक उस पर हमला करता है और वो बड़ी मुश्किल से उसका पहला अटैक डॉज कर पाता है। फिर वो बड़ा सा बर्ड उसकी तरफ इनविजिबल हवा के स्लैशेस भेजता है और रायू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसकी लीग से बहुत बाहर है। वो भागने लगता है, अपने पीछे आइस ब्लॉक्स बनाता है ताकि हवा के हमले रुक सके और फिर बर्ड पर वाटर जेट्स मारता है। असैसिन हॉक सब कुछ डॉज कर जाता है और फिर पूरी स्पीड से रायू पर चार्ज करता है, लेकिन रायू आखिरी मोमेंट पर एक आइस वॉल बनाकर उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। टक्कर की वजह से बर्ड की एक आंख फूट जाती है और वो इस बार पीछे हटने का फैसला करता है, जिससे रायू की सांस में सांस आती है। लेकिन हॉक से भागते हुए रायू रास्ता भटक जाता है। जब वो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, उसे अचानक एक चमकती हुई झील दिखती है, जिसके पानी पर एक बिना सर वाला घुड़सवार अपने बिना सर वाले घोड़े के साथ खड़ा होता है। रायू ये देखकर सुन्न रह जाता है और तभी उस हेडलेस नाइट का ध्यान उसकी तरफ जाता है। खुशकिस्मती से वो सही सलामत घर लौट आता है और उसके बाद भी जंगल एक्सप्लोर करता रहता है और भी स्ट्रांग मॉन्स्टर से लड़ता है और अपनी अटैक मैजिक मॉन्स्टर करता है। रात में वो फिर से उस झील पर जाता है जहां हेडलेस नाइट उसका इंतजार कर रहा होता है। रायू को किताब में हेडलेस राइडर्स या दुल्हन्स के बारे में कुछ नहीं मिला और वो सोचता है कि क्या ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं या फिर इन्हें मॉन्स्टर्स माना ही नहीं जाता। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो यहाँ उसके साथ प्रैक्टिस फाइट करने आया है। रायू हेडलेस नाइट पर बर्फ से बनी तलवार से हमला करता है, लेकिन एक भी वार नहीं कर पाता, उल्टा उससे ही मार पड़ती रहती है। लेकिन वो सारे अटैक्स एक आइस शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। आखिरकार वो थककर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हेडलेस नाइट उस पर हमला नहीं करता क्योंकि वो असल में उसे ट्रेन कर रहा था। जैसे ही वो उठता है, हेडलेस नाइट एक छोटा क्रिस्टल का चाकू लेकर उसकी तरफ आता है। नाइट उस चाकू पर पानी लगाता है और फिर उसे जमा देता है, जिससे एक बर्फ की तलवार बन जाती है। वो तलवार रायू को देता है और रायू ये समझ जाता है कि हेडलेस नाइट उसे ये टेक्निक मास्टर करने के लिए कह रहा है। रायू नहीं सोचता कि उसकी ग्रूमिंग एक तरफ से एक हेडलेस नाइट कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद रायू का सामना उसी असैसिन हॉक से होता है जिससे वो पहले लड़ा था, लेकिन इस बार वो इवॉल्व होकर और भी स्ट्रॉन्गर वर्जन बन चुका था, पर उसने अपने सारे राइट्स खो दिए थे। इवॉल्व हॉक रायू पर हवा के स्लैशेस मारता है, जिसे रोकने के लिए रायू तुरंत आइस वॉल्स बना देता है। वो बड़ी मुश्किल से उन अटैक्स से बच पाता है जो उसके शील्ड्स को चीर रहे थे, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। रायू को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और वो सिर्फ हॉक के अटैक्स को ब्लॉक ही कर पाता है। हॉक अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और रायू जैसे तैसे अपने सामने मल्टीपल आइस शील्ड्स लगाकर उसका अटैक रोक लेता है। वो हॉक को आइसिकल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता और फिर हॉक एक सोनिक अटैक यूज करके उसके आइस शील्ड्स को तुरंत कैंसिल कर देता है। रायू समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है, लेकिन तभी हॉक उसे फिगरेटिवली और लिटरली दोनों तरह से शॉक कर देता है, एक थंडरबोल्ट से अटैक करके। वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ झपटता है, लेकिन रायू अपनी क्रिस्टल सोर्ड निकालकर उसका वार रोक लेता है। वो उस बर्ड के अदृश्य हवा के अटैक्स को भी काट सकता था और जब वो फिर से उसकी तरफ झपटा, रायू उसके सीने में तलवार घोंप देता है। हॉक जमीन पर गिर जाता है और रायू उसकी तरफ चलता है। उसे एहसास होता है कि वो उस मॉन्स्टर से सिर्फ 2 बार मिला है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया है। वो हॉक को उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए मोटिवेट करने पर थैंक्स कहता है और फिर तलवार निकाल लेता है ताकि वो शांति से मर सके। रायू फिर घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन तभी हैरानी की बात, वहां एक ड्रैगन आ जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी इस दुनिया में आखिरी दिन है, पर अचानक वो ड्रैगन उससे टेलीपैथी के जरिए बात करने लगता है। ड्रैगन उसे पूछता है कि क्या उसने एक काला हॉक देखा, और रायू घबरा जाता है ये सोचकर कि शायद उसने ड्रैगन के चेले को मार दिया। खुशकिस्मती से ड्रैगन इस बात पर काफी चिल लगता है और उल्टा रायू के अचीवमेंट पर उसकी तारीफ करता है। फिर वो बताता है कि जो हथियार रायू के पास है वो काफी रेयर है, क्योंकि वो फेरी किंग की तलवार है। रायू को इस पर विश्वास नहीं होता और वो उस फ्रेंडली ड्रैगन से, जो अपना नाम लुएन बताता है, इस दुनिया के बारे में और जानने का फैसला करता है। वो पूरा दिन बात करते हैं, लेकिन शाम में ड्रैगन को घर से बुलावा आ जाता है और वो रायू, जिसका नाम गलती से रियो लिखा है, को कहता है कि वो शायद फिर मिलेंगे। दूसरी तरफ एंजल को अचानक पता चलता है कि उसने रायू के स्टेटस में कुछ डिटेल्स मिस कर दी थी। पता चलता है कि रायू उसके 10,000 साल के करियर में दूसरा इंसान है जिसके पास एक हिडन ट्रेट है, और उसका हिडन ट्रेट है इटर्नल यूथ, यानी हमेशा जवान रहना। कुछ हफ्ते बाद रायू का सी फूड खाने का मन करता है, तो वो बीच पर जाता है, लेकिन वहां एक टूटा हुआ जहाज देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे जल्दी से जहाज के पास एक आदमी मिलता है और उसे आराम से चेक करने पर पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। अचानक उसे एक आदमी के कराहने की आवाज आती है और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ये पहला इंसान है जिससे वो मिला है।
उस आदमी जिसका नाम एबल था को फ्लैशबैक्स आते हैं कि कैसे एक तूफान के दौरान एक विशाल ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने उसके जहाज पर हमला किया, जिससे वो समुद्र में गिर गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को रायू के घर में पाता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह बच गया और तुरंत दूसरों को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वो और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह है। और तभी रायू उसके पीछे से आता है। एबल शॉक था, क्योंकि एक काफी स्किल्ड योद्धा होने के बावजूद वो रायू के आने को सेंस नहीं कर पाया। उसके कपड़ों के स्टाइल से भी वो हैरान था, लेकिन पोलाइट रहने का फैसला करता है और शुरू में इस बारे में बात नहीं करता। एबल अपना परिचय देता है और रायू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। रायू जवाब देता है कि वो सिर्फ उसे ही बचा पाया और बाकी सब पहले से ही मर चुके थे जब उसने उन्हें देखा। एबल उसे कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि वो लोग स्मगलर्स थे। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बताता, उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। रायू उसे कहता है कि वो खाना खाते हुए बात कर सकते हैं और उसे अंदर ले जाता है, जहां एबल, जो थोड़ा नोजी था, तुरंत उसके कपड़ों का टॉपिक उठा देता है। रायू बताता है कि उसके पास और कोई कपड़े नहीं हैं और नए बनाने के लिए कोई फैब्रिक भी नहीं है, और एबल उससे कहता है कि जाकर खरीद ले। वो तुरंत ये सोचना बंद कर देता है कि रायू शायद कपड़े अफोर्ड करने के लिए बहुत गरीब होगा। लेकिन रायू उसका गिल्ट कम कर देता है ये बताकर कि इस एरिया में उसके अलावा और कोई नहीं रहता। एबल फिर रायू से पूछता है कि क्या वो खाने के लिए शिकार करता है, और वो हाँ में जवाब देता है। अगला वो पूछता है कि क्या वो उसके लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन रायू अपनी वाटर मैजिक दिखाता है, ये कहते हुए कि वो ज्यादातर शिकार मैजिक से ही करता है। एबल इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं और वो बाकी आधी पॉपुलेशन में से है जो नहीं कर सकती। ये रायू के लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, क्योंकि एंजल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। खैर, एबल रायू से कहता है कि उसे समुद्र के किनारे ले जाने को, क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना था। रास्ते में वो रायू से कहता है कि अगर वो किसी भी तरह के खतरे में पड़े तो फ्रंट लाइन्स उसे लेने दे। रायू जवाब देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एबल इस बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो हर बार बचाया जाने वाला नहीं बनना चाहता। रायू उसे अपनी मर्जी करने देता है और जल्द ही वो टूटे हुए जहाज तक पहुंच जाते हैं, जहां से सारी बॉडीज गायब हो चुकी थी। एबल सोचता है कि या तो मॉन्स्टर्स या समुंदर ने उन्हें ले लिया, और वो रायू को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि नहीं तो उसका भी यही हाल होता। एबल फिर कहता है कि उसे जो चीज ढूंढनी थी वो नहीं मिली और अभी के लिए वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है। लेकिन तूफान ने जहाज को बहुत साउथ में भेज दिया था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। अब अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो रायू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आना चाहेगा। रायू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और एबल कहता है कि वो उसकी मदद से अपना रास्ता ढूंढ सकता है और फिर वो उसे एक ऐसी नौकरी दिला सकता है जिससे वो बेटर कंडीशंस में जी सके। रायू उसके ऑफर के बारे में थोड़ी देर सोचता है और आखिर में एबल का गाइड बनकर शहर तक जाने का फैसला करता है। उस शाम वो अपने गार्डन को देखता है जिसे उसने बहुत मेहनत से उगाया था, और ये सब पीछे छोड़ने के बारे में सोचकर थोड़ा दुखी हो जाता है। रात में वो एबल को बताता है कि वो किसी से अलविदा कहने बाहर जा रहा है, और भले ही एबल उस इंसान के बारे में क्यूरियस था, वो इस मामले में टांग ना अड़ाने का फैसला करता है। इसी बीच रायू झील की तरफ जाता है हेडलेस नाइट को देखने और उसे बताने के लिए कि वो लंबे समय के लिए जंगल छोड़कर जा रहा है। वो नाइट को उसे लड़ना सिखाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर अपना चाकू निकालता है, ये कहते हुए कि आज रात वो एक्स्ट्रा हार्ड फाइट करेगा। नाइट भी अपनी तलवार निकालता है और फिर रायू उसकी तरफ चार्ज करता है, उसे अपने लगातार हमलों से पीछे ढकेलता है। एक लंबी और कठिन फाइट के बाद रायू थक जाता है और नाइट झील में वापस चला जाता है। रायू से एक बार फिर थैंक्स कहता है और नाइट शांत रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन पर पहुंचता है, वो पलटता है और पानी के अंदर से एक मैजिक सूट निकालकर फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर देता है। रायू सूट पाकर सेंटिमेंटल हो जाता है और एक बार फिर हेडलेस नाइट को शुक्रिया कहकर घर लौट जाता है। अगली सुबह रायू और एबल अपने सफर के लिए निकलने को तैयार होते हैं और रायू उस जगह को छोड़ने के बारे में नॉस्टैल्जिक फील करने लगता है। जल्द ही उनका सामना जंगल में एक जंगली सुअर से होता है और एबल उसे कहता है कि उसे हैंडल करने दे। वो अपनी तलवार निकालकर सुअर की तरफ दौड़ता है और फिर एक कॉम्बैट स्किल का यूज करके उस बेचारे जानवर को एक डोनट में बदल देता है। रायू हैरान हो जाता है और पूछता है, ये कॉम्बैट स्किल्स क्या होती हैं? और एबल समझाता है कि जो लोग हथियारों से लड़ते हैं वो कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो रात में खोखले पेड़ में रुकते हैं और अगले दिन अपना सफर जारी रखते हैं। उन्हें एक दलदल में कुछ लिजर्डमैन मिलते हैं और एबल उनसे भिड़ने के बजाय रास्ता बदलने का फैसला करता है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन रायू सेंस कर लेता है कि रास्ता बदलने के बाद भी लिजर्डमैन उनका पीछा कर रहे हैं और एबल उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रायू उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा है और वो भी अपनी मैजिक से लड़ेगा। एबल सोचते कि रायू अपने स्टाफ के बिना नहीं लड़ पाएगा, लेकिन वो तब शॉक्ड हो जाता है जब रायू अपने आइसिकल लैंसेस से 4 लिजर्डमैन को एक झटके में उड़ा देता है। फाइट खत्म होने के बाद एबल रायू से उस स्पेल के बारे में पूछता है जो उसने अभी यूज किया। वो जवाब देते हैं कि ये बस रेगुलर आइसिकल लैंस था, लेकिन एबल बता दे कि उसके विंड मेज दोस्त मैजिक यूज करते वक्त एक बार में सिर्फ एक ही अटैक कर सकते हैं, पर उसने एक साथ 4 आइसिकल लैंसेस समन किए।
रायू उससे कहते हैं कि ये जरूर विंड मैजिक की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वाटर मैजिक के लिए ये काफी नॉर्मल है। एबल इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करता है और कहता है कि उन्हें अपना सफर जारी रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले रायू बर्फ का इस्तेमाल करके 2 ग्लास बनाते हैं और उनमें पानी समन करता है। एबल नोटिस करते हैं कि उसने इस बार एक अलग जाप बोला, और रायू ये कहकर बात टाल देते हैं कि उसने जरूर गलत सुना होगा। उसके बाद एबल रायू को एक सिक्का देता है और वो जोश में कहते हैं कि ये पहली बार है जब वो पैसे देख रहा है। एबल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि रायू गरीब है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना गरीब होगा। फिर वो रायू को बताने लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में 3 बड़े देश हैं, जिनमें किंगडम ऑफ नाइटली, डेब्यूटी एम्पायर और हैंडलू फेडरेशन शामिल है। रायू डेब्यूटी एम्पायर को ट्रोल करने लगता है, क्योंकि उसे उसका नाम पसंद नहीं आता। और जब वो स्टूपिड नाम के बारे में बात कर रहा होता है, वो एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक वो अपने पास एक पत्थर को अपने आप हिलते हुए देखते हैं और एबल जल्दी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। रायू भी एक वाटर शील्ड खड़ा कर लेता है ताकि उनकी तरफ तेजी से आ रहे पत्थरों को रोक सके, और एबल समझ जाता है कि वो रॉक गोलम्स के घोंसले में आ गए हैं। रायू पूछता है कि क्या गोलम्स ज्यादा इंसानों जैसे नहीं दिखते, लेकिन एबल सवाल का जवाब देने से पहले उनसे निपटने का फैसला करता है। वो सबसे पास वाले गोलम की तरफ दौड़ता है और उसमें एक छेद कर देता है, लेकिन गोलम जल्दी से घाव भर लेता है और उस पर हमला करने लगता है। एबल पीछे हट जाते ये कहते हुए कि उनके अटैक्स गोलम्स पर असर नहीं करेंगे, लेकिन तभी रायू को एक आइडिया आता है। वो हवा में एक बड़ा साइज क्यूब बनाता है और उसे गोलम्स के ऊपर गिरा देता है, उन्हें कुचलकर। एबल तो स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा स्पेल पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रायू उससे कुछ और बार यूज करके बाकी गोलम्स को भी हरा देता है। उसके बाद उन्हें एक स्पेशल रॉक गोलम मिलता है, जिसके पास एक बड़ा सा मैजिक स्टोन होता है, और एबल कहता है कि ये बहुत महंगा बिकेगा। रायू कहता है कि वो दूसरे गोलम से भी मैजिक स्टोन निकालना चाहेगा, लेकिन वो बर्फ के नीचे दबे हैं और वो या तो बहुत आलसी है या बहुत बेवकूफ कि उस बर्फ को पिघलाए। वो इसके साथ अपना सफर जारी रखते हैं और जल्दी उनका सामना एक विशाल क्रॉक हिप्पो हाइब्रिड से होता है। एबल कहता है कि ये एक बिहीमोथ है, जो कि एक बहुत ही रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। रायू पूछते कि क्या उन्हें इसका शिकार करना चाहिए, लेकिन एबल उसे कहते कि यह पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहां कुछ वाइवर्न्स भी आ जाते हैं और रायू एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि आप वो मॉन्स्टर्स के बीच में एक बैटल देखेंगे। जल्दी ही वाइवर्न्स बिहीवोथ पर मैजिक से पत्थर बरसाना शुरू करते हैं, लेकिन वो बस धाड़ता है, उनकी मैजिक को कैंसिल कर देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। रायू एबल को बताता है कि उस विशाल मॉन्स्टर ने शायद मैजिक कैंसिलेशन स्किल का यूज किया। बाद में जब वो डिनर कर रहे होते हैं, एबल रायू से मैजिक के बारे में और पूछता है, कैंसिलेशन स्किल के बारे में, क्योंकि उसने सिर्फ डंजन्स में कुछ ऐसे ट्रैप्स के बारे में सुना था जो ये कर सकते हैं। डंजन्स के बारे में सुनकर रायू एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे बताता है कि जिस शहर लॉन की तरफ वो उतार रहे हैं वहां एक डंजन है। रायू गुस्सा हो जाता है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात उसे पहले नहीं बताई और पूछता है कि क्या वो कुछ और भी छिपा रहा है। एबल उससे पूछता है कि क्या उसे कम से कम ड्वार्फ्स और एल्व्स के बारे में पता है, लेकिन रायू उसे डिटेल्स देने को कहता है। कुछ दिन बाद वो एक पहाड़ों की रेंज तक पहुंचते हैं और रायू कहता है कि पहाड़ों को पार करने के बाद उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। एबल पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे हो सकता है, और रायू सोचता है कि क्या उसे बता देना चाहिए कि वो एक ड्रैगन से मिला था जिसने उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया था। आखिर में वो इसे सीक्रेट रखने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि ये ज्ञान इंसानी समझ से परे है। उसकी ठीक बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आसमान से ग्रिफिन नाम का एक पावरफुल मॉन्स्टर उनकी तरफ आता है तो रायू और एबल दोनों की फट जाती है। एबल को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन रायू जल्दी से हवा में मीट का एक टुकड़ा उछालकर सिचुएशन को सॉल्व कर देता है। एबल भी उसकी नकल करता है और ग्रिफिन दोनों टुकड़ों को अपने मुंह में लेकर उड़ जाता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और अग्री करते हैं कि अगर वो इतनी स्ट्रांग चीज से लड़ाई करते तो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जैसे ही वो अपना सफर जारी रखते हैं, एबल बताता है कि पिछले 100 सालों में किसी भी इंसान का सामना बीएमएच या ग्रिफिन से नहीं हुआ है और जरूर वो लंबे पहाड़ उन्हें इंसानी बस्तियों तक पहुंचने से रोक रहे होंगे। इससे रायू को याद आता है कि जो वाइवर्न्स बीएमएच से लड़े थे वो नॉर्थ से आए थे, इसका मतलब उनका घोंसला आसपास ही है। वो सही निकलता है, क्योंकि जल्द ही उन्हें कुछ वाइवर्न्स एक मॉन्स्टर को खाते हुए मिल जाते हैं। रायू लड़ना चाहता है, लेकिन एबल कहता है कि वाइवर्न्स जैसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कम से कम 20 अनुभवी एडवेंचरर्स लगते हैं। रायू उससे कहता है कि वो फ्यूचर में लड़ाई से बच नहीं पाएंगे और पूछता है कि क्या बेहतर होगा अगर वाइवर्न जमीन पर पिन हो जाए। एबल हाँ कहता है, ये बताते हुए कि वो क्लोज कॉम्बैट में एक को हरा सकता है, और रायू तुरंत आगे बढ़ जाता है एक लंबा सा झूठा स्पेल बोलकर सिर्फ 4 आइसिकल समन करने के लिए, ताकि वो वाइवर्न्स के पंखों में भोंक सके। एबल इस मौके का फायदा उठाकर उनके भेजे उड़ा देता है, लेकिन तभी वहां 2 और वाइवर्न्स आ जाते हैं। रायू इस बार बिना कोई स्पेल बोले उन्हें आइसिकल से नीचे गिरा देता है और एबल को शक होने लगता है। खैर, वो वाइवर्न्स को हरा देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स इकट्ठा करके नॉर्थ की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं।
जल्द ही वो पहाड़ों की रेंज पार करके हरी भरी पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं। एबल हैरान था कि उन्होंने ना सिर्फ वाइवर्न से लड़ा बल्कि ढेर सारे मैजिक स्टोन्स भी जमा कर लिए जो एम्पायर पहुंचने पर उन्हें बहुत सारा पैसा दिलवाएंगे। रायू अचानक क्यूरियस हो जाता है कि वो किस देश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डेभी एम्पायर के अलावा उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। एबल बताता है कि डेभी एम्पायर थोड़ा और नॉर्थ की तरफ है और रायू ये सुनकर राहत की सांस लेता है। ये एबल को कंफ्यूज कर देता है और वो रायू से पूछता है कि क्या उसे एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। वो जवाब देता है कि उसे एम्पायर या उसके लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम इतना क्रिंज है कि वो उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता और एबल को ये काफी अजीब लगता है। अचानक रायू को दूर एक सड़क दिखती है और ये देखकर कि वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, एबल समझ जाता है कि जिन पहाड़ों को उन्होंने अभी पार किया वो मामूली नहीं थे। लेकिन जब रायू उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, वो जवाब देता है कि कुछ नहीं और कहता है कि ये सड़क हमें एक शहर तक ले जाएगी। रायू एक बिस्तर पर सोने के ख्याल से एक्साइटेड हो जाता है और एबल उसे वहां का खाना ट्राई करने की सलाह देता है। वो रात तक शहर पहुंच जाते हैं और जब वो एक इन में डिनर कर रहे होते हैं, एबल रायू को एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करवाने का सुझाव देता है, क्योंकि गिल्ड लाइसेंस उसके आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। साथ ही अगर उसके पास गिल्ड लाइसेंस होगा तो उसे नए शहर में घुसने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो रायू को याद दिलाता है कि उसने अभी अभी एक सिल्वर कॉइन उसकी एंट्री के लिए भरा है और रायू उसे ताना मारना शुरू कर देता है। पूछता है कि क्या वो एक दोस्त पर खर्च किए गए हर पैसे का हिसाब रखेगा। एबल इस हरकत से थोड़ा क्रिंज हो जाता है, लेकिन वो अपना लेक्चर जारी रखता है और रायू को बताता है कि अगर वो एडवेंचरर गिल्ड का मेंबर बन जाता है तो गिल्ड उससे मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर मटेरियल अच्छे दाम पर खरीदेगा। वो समझाता है कि सिर्फ एल्केमिस्ट्स ही उन मटेरियल्स को ठीक से यूज कर सकते हैं और रायू उनके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। लेकिन उसे कोई सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वेट्रेस उनका खाना ले आती है और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब वो करी राइस की प्लेट देखता है। रायू ये प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में करी राइस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि आइसेकाई एनिमे में भी प्रोटैगनिस्ट को परफेक्ट करी बनाने के लिए पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है और वो इस चीज के लिए थोड़ा आगे देख रहा था। करी का टेस्ट भी उतना ही डिलिशियस और नॉस्टैल्जिक था जैसा वो जापान में खाता था और रायू जल्दी से प्लेट खत्म करके और ऑर्डर करता है। अगले दिन रायू बस यही बोले जा रहा था कि करी कितनी अच्छी थी और कहता है कि ये एक और इंटरेस्टिंग चीज निकली जो एबल ने उससे छिपा रखी थी। वो खेल खेल में उसे कहता है कि वो सारे राज बता दे जो वो छिपा रहा है और एबल ये सुनकर चौंक जाता है। लेकिन रायू तो बस उससे शहर की डेजर्ट शॉप्स के बारे में पूछना चाहता था। एबल घबराकर वहां से चला जाता है कहते हुए कि उसे मीठा पसंद नहीं है और रायू उसके इस अजीब बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है। खैर, वो अपना सफर फिर शुरू करते हैं और जल्द ही लॉन शहर पहुंच जाते हैं जो बड़े बड़े गेहूं के खेतों से घिरा हुआ था। जैसे ही वो शहर के गेट पर पहुंचते हैं, गार्ड निम्मर एबल को पहचान लेता है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ महीने पहले मिसिंग रिपोर्ट कर दिया गया था। एबल उसे बताता है कि बहुत कुछ हुआ और वो रायू की वजह से ही घर वापस आ पाया है। निम्मर रायू को अपने दोस्त को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और फिर जोश में उसे हाथ मिलाता है, जिसके बाद वो एबल से बातें करने लगता है। एक बार शहर के अंदर आने के बाद एबल रायू को बताता है कि उन्हें सीधा गिल्ड जाना चाहिए क्योंकि उसके साथ होने पर रायू को रजिस्ट्रेशन के टाइम ही रैंक अप मिल जाएगा। वो समझाता है कि आमतौर पर नए एडवेंचरर्स को F रैंक मिलता है, लेकिन अगर B रैंक या उससे ऊपर का कोई एडवेंचरर उनके लिए सिफारिश कर दे तो वो सीधा D रैंक तक पहुंच सकते हैं। वो जल्द ही गिल्ड पहुंचते हैं और वहां सब एबल को दोबारा देखकर खुशी से हैरान हो जाते हैं। वो उसे ऐसे घेर लेते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो और रायू खुश होता है कि एबल के पास इतने लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। वो उसे इस रियूनियन को थोड़ा और एंजॉय करने देने का फैसला करता है और थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर चला जाता है। वो टहल रहा था कि अचानक उसकी टक्कर एक एल्फ से हो जाती है। जबकि रायू उसके नुकीले कानों और खूबसूरत चेहरे से मोहित था, वो एल्फ लड़की भी उसके आउटफिट की वजह से उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो पहचान जाती है कि ये फेरी किंग का कोट है और कहती है कि वो यानी फेरी किंग रायू को बहुत पसंद करता होगा जो उसने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। रायू को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है और फिर वो एल्फ लड़की उसे कहती है कि आज वो जल्दी में है, लेकिन वो उम्मीद करती है कि वो उसे फिर मिल पाएगी। रायू बस वहीं हक्का बक्का खड़ा रह जाता है जब एबल उसे ढूंढने बाहर आता है और उसे अंदर आने को कहता है। फिर रायू को वो सबको अपने दोस्तों से मिलवाता है उस बंदे के रूप में जिसने उसकी जान बचाई थी। सब रायू को शुक्रिया कहते हैं एबल को बचाने के लिए और उसे ये सारी अटेंशन अच्छी लगने लगती है। उसके बाद एबल रायू को फ्रंट डेस्क पर ले जाता है और रिसेप्शनिस्ट से उसे अपनी सिफारिश पर एक D रैंक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करने को कहता है। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एबल के पार्टी से आज तक किसी ने किसी को रेकमेंड नहीं किया था और वो जवाब देता है कि रायू एक बहुत ही स्पेशल केस है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि रायू को रैंक अप लेने से पहले अपनी स्ट्रेंथ का सबूत देना होगा और एबल कहता है कि वो इस बारे में सीधा गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है और जल्दी ड्रामेटिक गिल्ड मास्टर ह्यूग दौड़ते हुए आता है जब उसे पता चलता है कि एबल लौट आया है। एबल फिर उसे रायू से मिलवाता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो रैंक अप एग्जाम दे।
ह्यूग जवाब देता है कि उसके लिए उन्हें उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होगी और एबल कहता है कि रायू उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस पर गिल्ड मास्टर को विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। अपनी बात साबित करने के लिए एबल ह्यूग को वो सारे मैजिक स्टोन्स दिखाता है जो उन्होंने वाइवर्न से इकट्ठा किए थे और ह्यूग का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कहता है कि उनके पास जितने मैजिक स्टोन्स हैं उसका मतलब है कि उन्होंने इतने वाइवर्न्स का शिकार किया है जो पूरे देश को तबाह कर सकते हैं, और एबल उसे कहता है कि उसे मॉन्स्टर अटैक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने वाइवर्न्स को मलेफिक माउंटेन्स के साउथ में शिकार किया था। रायू क्यूरियस होता है कि क्या उस पहाड़ के नाम का कोई खास मतलब है, और ह्यूग कहता है कि उसने किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जिसने मलेफिक माउंटेन्स को सुरक्षित पार किया हो। वो दावा करता है कि वो इतने खतरनाक है कि सबसे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स भी वहां बिना किसी बहुत ज़रूरी वजह के नहीं जाते। उसे विश्वास नहीं होता कि रायू और ह्यूग एबल हिस्ट्री के पहले लोग हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है, और वो तुरंत रायू का रैंक बिना टेस्ट के बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एबल की पार्टी कमरे में घुस आती है और वो बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। गिल्ड मास्टर उन्हें अपने दोस्त के साथ मिलने जुलने देता है जबकि वो रायू को रजिस्टर करवाने के लिए बाहर ले जाता है। रायू उसके पीछे जाता है लेकिन एबल उसे कहता है कि जब उसका काम हो जाए तो वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर इंतजार करे क्योंकि वो उसे एक स्पेशल जगह दिखाना चाहता है। उसके बाद ह्यूग रायू को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि एबल की पार्टी क्रिम्सन सॉर्ड उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर पार्टीज में से एक है। रायू इससे ज़्यादा हैरान नहीं होता और उसे इस बात की ज़्यादा चिंता होती है कि क्या वो सच में शुरू से ही डी रैंक डिजर्व करता है। जवाब में ह्यूग उसे बताता है कि वो जानता है कि एबल कितना टैलेंटेड है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो अकेले एक वाइवर्न को नहीं हरा सकता। इससे उसे विश्वास हो जाता है कि रायू ने वाइवर्न से लड़ने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी जो उसे डी रैंक के लिए क्वालिफाई करती है। तभी रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में वो सामान लेकर आती है जो रायू को फॉर्मली एक एडवेंचरर रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी था, और ह्यूग ये काम उस पर छोड़ देता है क्योंकि उसके पास बहुत पेपर वर्क था। रिसेप्शनिस्ट नीना अपना परिचय देकर शुरू करती है और फिर बेसिक इंटरव्यू के सवाल पूछने लगती है। वो फिर रायू को बताती है कि गिल्ड में रजिस्ट्रेशन के 300 दिन तक वो गिल्ड के लॉजिंग्स में रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसे रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। अगला वो उसे डंजन एक्सप्लोरेशन पर उस कोर्स के बारे में बताती है जो गिल्ड उसके जैसे नए एडवेंचरर्स को ऑफर करता है, और रायू तुरंत जवाब देता है कि वो कोर्स में एनरोल करना चाहता है। नीना उसे कहती है कि वो 2 दिन बाद सुबह 9 बजे मीटिंग हॉल में आ जाए, और रायू ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ घड़ियाँ भी हैं। नीना फिर असली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर आती है और रायू को अपने सामने रखे क्रिस्टल डिवाइस पर हाथ रखने को कहती है। जैसे ही वो क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है, वो उसके बायोमेट्रिक स्कैन करता है और डेटा को ऊपर रखी मेटल प्लेट पर अपलोड कर देता है, जिसे उसके गिल्ड कार्ड में बदल देता है। नीना रायू को गिल्ड में ऑफिशियली रजिस्टर होने के लिए बधाई देती है और इसके साथ वो ऑफिस से निकल जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एबल रायू को शहर का टूर कराता है, ये कहते हुए कि वो उसे कुछ कपड़े और एक स्टाफ खरीद कर देना चाहता है, उसे यहाँ तक एस्कॉर्ट करने के पेमेंट के तौर पर। रायू कपड़े मिलने पर खुश होता है, लेकिन वो स्टाफ के बारे में क्यूरियस था। एबल कहता है कि सभी मैजिशियंस को एक स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन रायू जवाब देता है कि वो बिना किसी टूल के आराम से मैजिक यूज कर सकता है। वो ये भी बताता है कि जब उसे क्लोज रेंज में लड़ना होता है तो वो तलवार यूज करता है, इसलिए एक स्टाफ उसके ज्यादा काम नहीं आएगा। एबल ये सुनकर हैरान हो जाता है, और वो तब और भी हैरान होता है जब रायू उसे बताता है कि जो छोटा सा चाकू उसके पास है वही उसकी तलवार है। खैर, रायू उसे बताता है कि उसे कपड़ों या स्टाफ से ज्यादा जरूरी चीज की जरूरत है, और वो है इस दुनिया के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। उसकी थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि इस दुनिया में घंटे, दिन, हफ्ते और महीने बिल्कुल अर्थ जैसे ही हैं, और वो चीजें नापने के लिए मैट्रिक सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि बहुत पहले अर्थ से कोई इस दुनिया में आया था और यहाँ चीज़ों के काम करने का तरीका बदल दिया, जिस वजह से यहाँ इतनी सारी जानी पहचानी चीज़ें हैं। तभी एबल स्टोर से वापस आता है रायू के खरीदे हुए सामान के पैसे देकर, और फिर वो उसे बताता है कि दिन का मेन इवेंट अभी बाकी है। वो रायू को एक बड़े से इन में ले जाता है जहाँ गिल्ड के उसके सारे दोस्त उसकी सलामत वापसी का जश्न मनाने के लिए मौजूद थे। वो पूरी रात पार्टी करते हैं और अगली सुबह नैना को रायू को बेल करा के उस जगह ले जाना पड़ता है जहाँ वो रहने वाला था। वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहां 2 नए एडवेंचरर्स पहले से ही रह रहे थे, और ब्राउन बालों वाला लड़का अपना नाम नील्स और ब्लॉन्ड वाला इडो बताता है। तो जैसे ही उनके क्लास के बारे में बात करके नैना कमरे से जाती है, नील्स तो एकदम रोमांटिक शायर बन जाता है। यार, नैना कितनी ब्यूटीफुल है ना। उसकी बात सुनते ही ईडो उसे रियलिटी चेक देता है। भाई, थोड़ा औकात में रह के सपने देख। हम लोग एक दूसरे से इतना फॉर्मल होना बंद करें तो अच्छा है।
इतने में ही नैना एक और नए बकरे के साथ वापस आती है जो उनका नया रूममेट बनने वाला था। ईडो उस नए लड़के को देखकर कहता है ये तो काफी छोटा लग रहा है, और एमन कंफर्म करता है कि हाँ वो सिर्फ 16 साल का है। बेचारे की स्टोरी थोड़ी सैड थी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद जीने के लिए एडवेंचरर बनना ही उसके पास आखिरी ऑप्शन था। नैना रियो को बताती है कि एमन भी उसके साथ बेसिक डंजन कोर्स लेगा तो उन्हें साथ जाना चाहिए, जिस पर दोनों अग्री कर लेते हैं। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं एबल के पास, जहां उसकी दोस्त लिन का तो दिमागी फ्यूज हो जाता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक मेज मोटी आइस शील्ड बना सकता है। वो कहती है शील्ड्स तो आमतौर पर इतने पतले होते हैं कि हवा के एक स्लैश से ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और हवा में शील्ड बनाकर उससे दुश्मन पे अटैक करना, भाई ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन एबल उसे कहता है कि रियो ने बिल्कुल यही किया था। लिन समझाती है कि मैजिक आमतौर पर सिर्फ कास्टर के पास ही बनाई जा सकती है, इसलिए ये सब उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर भी वहां खड़ी प्रीस्टेस कहती है कि अगर एबल ये सब कह रहा है तो सच ही होगा। लेकिन लिन को डर था कि अगर रियो कभी उनके खिलाफ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या अगर वो उनके दुश्मन किंगडम में शामिल हो गया। इस पर एबल उन्हें अश्योर करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब वो पूछते हैं कि भाई तू इतना श्योर कैसे है, तो वो बताता है क्योंकि रियो को किंगडम के नाम से ही नफरत है। भाई क्या लॉजिक है। दूसरे दिन रियो डंजन क्लास में होता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि उनकी डंजन एक्सप्लोरेशन की इंट्रोडक्टरी लेसन्स खत्म हो चुकी हैं। उसी दोपहर वो एक असली डंजन के पहले फ्लोर पर जाएंगे। एमन इस बात से ही काफी नर्वस लग रहा था, तो रियो उसे सलाह देता है कि खुद पर ज्यादा प्रेशर न डाले, वरना डंजन एक्सप्लोरेशन शुरू होने से पहले ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या किसी के पास कोई सवाल है, तो रियो हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो डंजन के उस लेयर पर तुरंत ट्रैवल कर सकें जिसे वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सवाल से इंस्ट्रक्टर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो समझाता है कि ये फीचर सिर्फ सर्डन प्रोविंसेस के कुछ खास डंजन्स में ही है। वो आगे बताता है कि लॉन में ऐसा कोई डंजन नहीं है, क्योंकि उसने भी इसके बारे में सिर्फ अफवाहों में सुना है। एमन रियो के ज्ञान से इंप्रेस हो जाता है और सोचता है कि तभी वो डी रैंक तक पहुंचा, लेकिन रियो जल्दी से टॉपिक बदल देता है, ये कहकर कि उसने बस ये किसी और से सुना था। दोपहर में जब नए एडवेंचरर्स तैयार होते हैं, उन्हें पता चलता है कि शहर असल में डंजन के चारों तरफ ही बसा हुआ है। उन्हें बताया जाता है कि हर कुछ सालों में अंदर के मॉन्स्टर्स की संख्या द ग्रेट टाइडल बोर नाम के एक इवेंट में अचानक बहुत बढ़ जाती है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि इस दौरान कुछ मॉन्स्टर्स सतह तक पहुंच सकते हैं, इसलिए शहर की सुरक्षा के लिए डबल लेयर्ड दीवार है। रियो समझ जाता है कि बाहरी दीवार शहर को बाहर के खतरों से बचाने के लिए है, जबकि अंदर की दीवार डंजन के मॉन्स्टर्स से बचाव। एमन जो पहले से ही डरा हुआ था, सोचता है कि ये तो एक आफत है जो होने का इंतजार कर रही है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उन्हें तसल्ली देता है कि ये सिर्फ कुछ सालों में एक बार होता है और अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो डंजन में घुसते हैं, रियो नोटिस करता है कि एमन अभी भी टेंस है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो सब इसमें साथ हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि पहले फ्लोर पर कोई खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं है, इसलिए वो स्टार्टिंग एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे चलते हैं, उन्हें कुछ दिखता है और वो रुक जाते हैं। रियो एमन से कहता है कि वो उसे अपनी आइस मैजिक से जगह पे रोकेगा और एमन को उस मौके का फायदा उठाकर अटैक करना चाहिए। जल्दी उनका सामना एक सोल्जर एंट से, और अपने रियो को तो बिगिनर्स गाइड से सब याद था कि इसको टपकाने का सबसे आसान तरीका है इसकी गर्दन के नीचे स्ट्राइक करना। वो टाइम वेस्ट नहीं करता और एक साथ 8 आइस लैंसेस फायर करके उस एंट को जमीन पर पिन कर देता है और एमन को चिल्लाकर कहता है, जाके खत्म कर दे इसे। एमन पूरे जोश में आगे बढ़ता है, एंट की गर्दन के पास जाकर एक इतना पावरफुल वार करता है कि गर्दन ही अलग हो जाती है। भाई का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से स्काई रॉकेट हो जाता है। वो रियो को थैंक्स कहता है। जवाब में रियो से कहता है कि वो अपनी पहली जीत की ट्रॉफी के रूप में इसका मैजिक स्टोन कलेक्ट कर ले। एमन एकदम नूब की तरह पूछता है, ऐसा करना अलाउड है क्या? और रियो प्रो गेमर की तरह समझाता है कि एडवेंचरर्स होने के नाते मैजिक स्टोन कलेक्ट करना ही उनका काम है, डंजन से ही तो उनकी रोजी रोटी चलती है। जब आखिरकार वो पत्थर निकालते हैं तो दोनों अपनी सक्सेस पर बहुत प्राउड और खुश फील करते हैं। उस रात वो गिल्ड में अपनी पहली डंजन विजिट और अपना पहला किल सेलिब्रेट करने के लिए वापस आते हैं। निल्स कहता है, काश थोड़ी दारू मिल जाती, लेकिन ईडो समझाता है कि गिल्ड में दारू सर्व नहीं होती और बाहर से लाना भी अलाउड नहीं है। वो कहता है कि शायद ये इसलिए है ताकि एडवेंचरर्स नशे में ना धुत रहें। मिल्स यानी कि एमन आर्ग्यू करता है कि रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आखिर वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईडो टॉपिक बदल देता है, कहते हुए कि वो इंप्रेस्ड है कि उन्होंने अपने पहले ही डंजन ट्रिप में एक सोल्जर एंट को हरा दिया। एमन सोचता है कि वो सिर्फ इसलिए सफल हुए क्योंकि रियो ने एंट को पिन कर दिया था, जिससे उसे स्ट्राइक करने का मौका मिला। लेकिन रियो एमन की तलवारबाजी की तारीफ करता है और उसे अपनी एबिलिटीज को कम ना समझने के लिए कहता है।
निल्स खुश था कि उन्हें मैजिक स्टोन मिल गया, जबकि ईडो पूछता है कि उनका कल का क्या प्लान है। एमन कहता है कि वो फिर से डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेले जाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, इसलिए वो श्योर नहीं है। रियो उसके साथ जाने का ऑफर करता है और सुझाव देता है कि वो तीसरे फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करे, जिस पर एमन जोश में हाँ कह देता है। रियो को यह बात अजीब लगती है कि पहले फ्लोर पर एक एंट दिखाई दी, और निल्स बताता है कि आमतौर पर वहां सिर्फ बैट्स ही मिलते हैं। ईडो उन्हें बताता है कि पिछले कुछ महीनों से पहले और दूसरे फ्लोर पर एंट्स के दिखने की रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे रियो सोचने लगता है कि वो वहां क्यों थे। अचानक एबल पीछे से आता है और कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कर लेता है, ये समझाते हुए कि एंट्स पहले फ्लोर तक सुरंग खोज सकती हैं। रियो सोचता है कि वेटरन एडवेंचरर्स को रुकीज पर ऐसे चुपके से नहीं आना चाहिए, खासकर जब उसके दोस्त बिल्कुल चौंक गए थे। लेकिन एबल कहता है कि वो तो बस कुछ एक्सपर्ट नॉलेज शेयर कर रहा था ताकि वो लोग रिलैक्स फील करें। एबल रियो के रूममेट्स को बताता है कि भले ही रियो स्ट्रांग है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इश्यूज हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। रियो को लगता है कि उसे उन्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जब उन्हें पता चलता है कि एबल क्रिम्सन सॉर्ड पार्टी से है, निल्स तुरंत खड़ा हो जाता है, गर्व से कहते हुए कि वो एक एफ रैंक का तलवारबाज है और एबल उसका हीरो है। वो पूछ रहा है कि क्या वो हाथ मिला सकते हैं, और एबल खुशी खुशी मान जाता है, जिससे निल्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एबल फिर उन्हें सलाह देता है कि वो खुद को ज्यादा पुश ना करें, उन्हें याद दिलाते हुए कि सर्वाइव करना हर एडवेंचरर की टॉप प्रायोरिटी है। निल्स वादा करता है कि वो ये याद रखेगा, लेकिन रियो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि एबल गिल्ड हॉल में इतनी देर से क्यों आया। एबल समझाता है कि उनका आखिरी क्वेस्ट उम्मीद से ज्यादा कठिन था और पूरा होने में ज्यादा समय लग गया। वो कहता है कि वो अभी अभी वापस आए, लेकिन तभी उसके पार्टी मेंबर्स वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें तो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना था। एबल एक बहाना बनाता है, कहते हुए कि वो तो बस न्यूबीज को गाइड करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त वॉरेन उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है। एबल रियो को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन रियो कहता है कि मिशन रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है और पार्टी लीडर होने के नाते एबल को अपना काम करना चाहिए। एबल को ये पसंद नहीं आता और मजाक में रियो को गद्दार कहता है। इससे पहले कि बेचारे एबल को घसीट कर ले जाया जाए, उसकी पार्टी की एक मेंबर लिन रियो के पास आती है और बिना कुछ बोले बस कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट। फिर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रियो के दोस्त तो क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी से एकदम फैन बॉय मोड में आ जाते हैं। जब वो एबल की तारीफ कर रहे थे, रियो को समझ नहीं आ रहा था कि भाई इसमें इतना इंटरेस्टेड होने वाली क्या बात है। दूसरी तरफ जब एबल को गिल्ड मास्टर के पास ले जाया जा रहा था, रिया लिन को कहती है कि वो लोगों को ऐसे ना घूरे, ये सोचते हुए कि वो रियो को कैसे देख रही थी। लेकिन लिन जवाब देती है कि एबल ने उसकी इतनी तारीफ की है, कोई भी क्यूरियस हो जाएगा। एबल फिर उन्हें कहता है कि चिंता ना करें, जल्द ही वो सब रियो की पावर अपनी आंखों से देखेंगे। बाकियों को बस लगता है कि वो कूल बनने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह एमन तो फुल एक्साइटेड था डंजन वापस जाने के लिए, लेकिन रियो उसे याद दिलाता है कि थोड़ा आराम से चलें, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार अंदर उनका जल्द ही मॉन्स्टर्स से सामना होता है। रियो उन पर आइस लैंसेस फायर करता है, जबकि एमन अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट तेजी से रिएक्ट करता है जब एक भेड़िया उस पर झपटता है और उसके शरीर को आसानी से काट देता है। एक और भेड़िया चुपके से एमन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उसे भी और आइस लैंसेस से मार देता है, जिससे एमन को उसे फिनिश करने का मौका मिल जाता है। हर फाइट के साथ एमन अपनी एबिलिटीज में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जाता है। जब वो सभी भेड़ियों को साफ कर देते हैं, रियो एमन को कहता है कि उसकी तलवारबाजी उसे एबल की याद दिलाती है। फिर उसे याद आता है कि एमन ने एक बार अपने टीचर का जिक्र किया था। एमन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरा है और उसने कैपिटल के एक जाने माने स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। रियो कहता है कि उसे विश्वास है कि एमन में एबल जैसा महान तलवारबाज बनने की पूरी क्षमता है। बदले में एमन इस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि एक मेज होने के बावजूद रियो को तलवारबाजी के बारे में इतना कुछ पता है। रियो समझाता है कि वो एक मेंटर के साथ ट्रेन करता था, लेकिन क्योंकि उसका स्टाइल ओरिजिनल है, उसे नहीं पता कि वो इसमें कितना स्किल्ड है। रियो एमन से पूछता है कि क्या वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एमन हाँ कहता है, लेकिन रियो सोचता है कि उसे थोड़ा और आराम करना चाहिए, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल अभी भी काफी थका देने वाला लगता है। वो सुझाव देता है कि एमन अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए रेगुलर रनिंग शुरू करे और याद दिलाता है कि कैसे एबल सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग करता था। ये बात एमन को और भी ज्यादा पुश करने के लिए मोटिवेट करती है। अगले दिन रियो एल्केमी के बारे में और जानने की उम्मीद से लाइब्रेरी जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ इंट्रोडक्टरी किताबें देती है, एक बिगिनर्स गाइड है और दूसरी उपयोगी जानकारी से भरी एक रेसिपी बुक। पढ़ने के बाद रियो सोचता है कि अगर उसे एल्केमी को सीरियसली लेना है तो उसे अपनी खुद की कॉपीज खरीदनी होंगी। हालांकि वो सोचता है कि वो कितनी महंगी होंगी। अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, जैसे आसमान पर ग्रहण लग गया हो। लेकिन कुछ अजीब सा लगता है, जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। रियो को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो जल्द ही आइस वॉल्स की कई लेयर्स बना लेता है, ठीक टाइम पर एक अनजान दुश्मन के फायर अटैक को ब्लॉक करने के लिए। जब धूल साफ होती है, रियो एक डीमन लड़की को देखता है
वो डीमन इस बात से हैरान लगती हैं कि एक इंसान इसमें फंस गया। हालांकि वो कैजुअली कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे वैसे भी जल्दी मारने वाली है। उसके अटैक की पावर से रियो समझ जाता है कि वो अकुमा है। उसे पता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में बचना पॉसिबल भी है या नहीं। अकुमा लड़की आग का एक विशाल गोला बनाती है और रियो फिर से जल्दी से कई आइस वॉल्स बना लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो पहले जितनी अच्छी तरह से नहीं टिक पा रहे हैं। वो दीवार में एक छेद कर देती है और उस पर एक विंड बुलेट फायर करती है, लेकिन रियो जैसे तैसे डॉज कर लेता है, दिल पर सीधा वार लगने से बच जाता है। वो हैरान थी कि वो उसके हेलफायर को ब्लॉक कर पाया, और तब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि रियो अपनी तलवार से उस फायर को आसानी से काट देता है। वो हैरान थी कि वो उसके हेलफायर को ब्लॉक कर पाया, और तब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब वो उसके विंड लैंस को हवा में ही गायब कर देता है। तब उसकी नजर रियो के पहने हुए कपड़ों पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये तो फेरी किंग से मिले हैं। गुस्से में वो डिसाइड करती है कि अब उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे और उससे अप क्लोज लड़ना होगा। अकुमा उसे खत्म करने के लिए चार्ज करती है, लेकिन अपना रियो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तलवार निकालता है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसके वारों को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। वो उस पर कितना स्लो है कह के ताना मारती है, इसलिए वो आइस अटैक से जवाब देता है, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर जाती है। रियो तुरंत समझ जाता है कि वो इतनी तेज स्पीड से मूव करने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। वो अचानक हवा में उछलती है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करती है, लेकिन रियो ठीक समय पर अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर लेता है। रियो सोचता है कि जब तक वो डिफेंसिव रहेगा वो उस पर एक भी वार नहीं कर पाएगी। उसे ये भी लगता है कि उसके वार उस कठोर ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने डोलाहान के साथ सही थी। अकुमा नोटिस करती है कि उसके पास फेरी किंग की तलवार भी है और वो सवाल करने लगती है कि वो असल में है कौन। वो एक फायर अटैक बनाने लगती है, लेकिन रियो उससे पहले कि वो लॉन्च कर पाती उसे एक आइस लाइन से डिस्पेल कर देता है। उसकी स्पीड से शॉक्ड होकर वो सोचने लगती है कि वो इतनी जल्दी कास्ट कैसे कर रहा है, और उसे इनक्रेडिबल एबिलिटीज वाला मॉन्स्टर कहती है। उसे एहसास होता है कि वो कितना खतरनाक है और पूरी ताकत से उस पर चार्ज करती है, लेकिन रियो उसके सारे अटैक्स को हवा में ही मिटा देता है और उसे पीछे ढकेलकर उसकी दिशा में बड़े बड़े आइस स्पाइक्स लॉन्च करता है। जवाब में वो रॉ पावर का इस्तेमाल करके जमीन से 2 कंक्रीट की दीवार बनाती है, उसके सारे अटैक्स को प्रभावी ढंग से रोक लेती है। जैसे ही अकुमा लड़की सोचती है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, रियो ऊपर से एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करता है। उसके कंधे और गाल को जख्मी करते हुए वो फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वो पहले ही उस डैमेज से हील हो चुकी है। जब वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो उसे पास की एक बिल्डिंग में उड़ा देती है। अकुमा लड़की को लगता है कि वो फाइट जीत चुकी है, लेकिन अचानक आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। जैसे ही वो उसे छूती हैं, वो उसकी स्किन को जलाने लगती हैं और वो दर्द से चीखती है। गुस्से में वो खून की प्यास की एक विशाल लहर छोड़ देती है, लेकिन खुशकिस्मती से रियो के लिए ग्रहण ठीक समय पर खत्म हो जाता है। वो अपना परिचय लियोनोर के रूप में देती है, लेकिन रियो को पहले से ही पता है कि वो एक अकुमा है। वो हैरान होती है कि उसे उसकी जाति के अस्तित्व के बारे में पता है, जिसका मतलब है कि उसे मार देना चाहिए था, लेकिन वो जानती है कि उसे टाइम लिमिट के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। लियोनोर उससे कहती है कि उसे फाइट में मजा आया और वो उससे फिर से मिलने का इंतजार करेगी, लेकिन रियो को वैसा महसूस नहीं होता। फिर भी लियोनोर जोर देती है कि वो फिर मिलेंगे क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। भले ही वो वापस ना आ सके, उसे उसके जैसे और भी मिल सकते हैं। ये रियो को इंट्रीट कर देता है, ये समझते हुए कि दुनिया में और भी अकुमास हैं। जाने से पहले वो उसे चेतावनी देती है कि वो खुद को मरवा न ले, क्योंकि अब उसकी जिंदगी उसकी है। लियोनोर ये भी उम्मीद करती है कि जब वो अगली बार मिलेंगे तो वो और भी स्ट्रांग होगी। फिर अचानक नजरों से ओझल हो जाती है। रियो जिंदा होने पर खुश महसूस करता है और मानता है कि ये सब इस रोप की वजह से है, वरना उसके कंधे पर एक छेद होता। वो डिसाइड करता है कि उसका अगला कदम उन किताबों को खरीदना है, इसलिए वो अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाने जाता है। अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने के बाद रियो खुश महसूस करता है, ये समझते हुए कि वो उन वाइवन स्टोन्स को गिल्ड को बेचकर काफी अमीर हो गया है। उसे लगता है कि अब उसे जीने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो उनके कमरे में वापस आता है तो वहां उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था। वो एल्केमी के किताबें खरीदने के लिए बुक स्टोर जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में वो अचानक सड़क पर कुछ एडवेंचरर्स को अपने दोस्तों को बुली करते हुए देखता है। रियो सुनता है कि लीडर रियो के ग्रुप को कह रहा है कि उन्हें हमेशा एक अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स वार्निंग नहीं देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रियो उन बुलीज को अपनी एकदम प्रिसाइज आइस मैजिक से नॉकआउट कर देता है। उनका लीडर डैन गुस्से से लाल पीला होकर रियो को घूंसा मारने दौड़ता है। आराम से डॉज करके अपनी तलवार के हैंडल से उसके मुंह पर ऐसा चिपकाता है कि भाई ने वहीं उल्टी कर दी। फुल ऑन प्यूक फेस्ट। इसके बाद रियो अपने दोस्तों को जल्दी आराम मिलने के लिए मैजिक पोशंस देता है। फिर भी वो नोटिस करता है कि उसके दोस्त एकदम थक चुके हैं और उन्हें रिकवर करने के लिए गर्म पानी के झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स जाने का सजेशन देता है। थोड़ा स्पा डे तो बनता है बॉस। बाद में हॉट स्प्रिंग में आइडो अपनी हीलिंग मैजिक से रियो के कंधे की चोट ठीक करता है। आइडो को इस बात पर हैरानी होती है कि बैटल में इतना तगड़ा होने के बावजूद रियो को भी चोट लग सकती है।
एमन उससे पूछता है कि वो पहले किससे लड़ रहा था, लेकिन रियो सवाल को टाल देता है ये कहते हुए कि जब वो तैयार होगा तो किसी और दिन बताएगा। फुल सस्पेंस बाजी चालू है। क्योंकि आराम पहले आता है बॉस। उसके थोड़ी देर बाद अपने तीनों नए दोस्त एमन, नील्स और आइडो अब एक टीम बना के डंजन जाने लगते हैं। फुल ऑन आरपीजी स्टाइल में एमन और नील्स आगे बढ़ के गॉब्लिन्स की धुलाई करते हैं और अपना आइडो पीछे से सपोर्ट देता है हीलर बन के। गॉब्लिन से मैजिक स्टोन्स निकालने के बाद आइडो एमन के घाव ठीक करता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि भाई ये तो बहुत खतरनाक था। नील्स कहता है भाई अभी के लिए रिट्रीट करते हैं, आगे जाना आफत को बुलावा देना है। आइडो भी एग्री करता है, हाँ भाई चौथे फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स का मिलना नॉर्मल नहीं है। लेकिन एमन को तो और शिकार करके पैसा कमाना था। पर तभी नील्स को अपने हीरो एबिल की बात याद आती है। छोटी मोटी चीजों के लिए कभी अपनी जान रिस्क में मत डालना। और आखिर में वो लोग सरफेस पर वापस आ जाते हैं, जो दिन का सबसे बड़ा सेफ था, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि कुछ ही फ्लोर्स नीचे एडवेंचरर्स की पूरी टीम एक विशाल और पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों गुल हो चुकी थी। सरफेस पर अपना रियो उस डीमन लड़की लियोनोर के बारे में सोच रहा था कि उसकी मैजिक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, लेकिन कास्टिंग स्पीड के मामले में वो उसके बराबर का था। तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाने और वीकनेसेस को मिटाने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि कल वो लियोनोर की मूवमेंट स्पीड के आगे टिक नहीं पाया था। उसे उसकी विंड मैजिक से जलन होती है, लेकिन भाई ने सोचा जेलस होके क्या मिलेगा, कुछ अपना जुगाड़ बनाते हैं। वो सोचता है कि खुद को आगे ढकेलने के लिए वाटर जेट का इस्तेमाल करेगा। पहले वो एक बर्फ का प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर अपनी पीठ पर ढेर सारे छोटे छोटे वाटर जेट से खुद को आगे ढकेलता है, लेकिन स्पीड इतनी थी जैसे ट्रैफिक में कोई दादी चल रही हो। रियो इस रिजल्ट से एकदम डिससैटिस्फाइड था, लेकिन इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहता है, जैसे मैं अपनी मेंटल हेल्थ कहता हूँ। फिर वो डीमंस और एल्केमी के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है। और उसी टाइम एबिल की पार्टी की वो लोली विजर्ड लिन भी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। वो ऐसे स्पेल का रिकॉर्ड ढूंढ रही थी जो गॉलम्स को कुचाई जितनी मोटी आइसफॉल बना सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। वो खुश थी क्योंकि उसे विश्वास करना था कि रियो बस एक धोखेबाज है जिसने एबिल को बेवकूफ बनाया, और सोचती है कि ऐसे तगड़े मैजिक स्पेल्स तो सिर्फ कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग विजर्ड ही यूज कर सकता है। जैसे ही वो किताब वापस शेल्फ पर रखती है, उसकी नज़र एल्फ लड़की सारा पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती हैं और थोड़ी छोटी मोटी बातें करती हैं। दूसरी तरफ एमन और बाकी लोग गिल्ड वापस आते हैं और रिसेप्शनिस्ट नेना को देखते ही नील झकलाने लगता है। आइडो उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है और नेना को बताता है कि उन्हें 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स मिले, जो अनहर्ड ऑफ है, इसलिए वो जल्दी से रिपोर्ट करने वापस आ गए हैं। नेना मैजिक स्टोन्स कंफर्म करती है और गिल्ड मास्टर को इस घटना के बारे में बताने के लिए दौड़ती है। यू को यह सुनकर खुशी नहीं होती कि गॉब्लिन्स 5वें फ्लोर पर पाए गए, जबकि वो 10th फ्लोर से नीचे के मॉन्स्टर्स हैं। उसे लगता है कि ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है और नेना से कहता है कि वो सभी बी रैंक और उससे ऊपर की पार्टीज को तुरंत बुलाए। पता चलता है कि शहर में अभी सिर्फ 2 ही हाई रैंक पार्टीज हैं, एबल की क्रिम्सन सोर्ड और व्हाइट ब्रिगेड। जल्द ही एबल और उसकी पार्टी ह्यू के ऑफिस पहुंचती हैं और एबल खुश नहीं था कि उसे इस मिशन पर व्हाइट ब्रिगेड के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसे उनका लीडर पसंद नहीं। लड़कियां उसे कहती हैं कि इतना बचपना बंद करे, और वो जैसे तैसे ऑफिस में घुसने से पहले शांत हो जाता है। व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेल्प्स पहले से ही वहां था और एबल उसे देखकर चेहरा ना बनाने की पूरी कोशिश करता है। जब दोनों बैठ जाते हैं, यू बताता है कि डंजन के 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन्स पाए गए हैं। वो कहता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दोनों को डंजन में जाकर मॉन्स्टर आउटब्रेक के किसी भी संकेत की जांच करनी होगी। वो बताता है कि आखिरी आउटब्रेक 10 साल पहले हुआ था और भले ही ये बहुत जल्दी है, चांसेस हैं कि एक और आउटब्रेक होने वाला है। वो उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स का एडवांस पेमेंट और मिशन पूरा होने पर 200 और गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है। लेकिन तभी एबल पूछता है कि क्या उन्हें सिर्फ जांच करनी है। यू हाँ कहता है, और फिर फेल्प्स पूछता है कि अगर मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया तो उन्हें क्या करना है। गिल्ड मास्टर जवाब देता है कि उन्हें तुरंत सरफेस पर वापस आना चाहिए, क्योंकि वो डंजन के चारों तरफ दीवारों को बंद कर देंगे और मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए नाइट्स की मदद लेंगे। वो बताता है कि उसने पहले ही लॉर्ड और नाइट्स हेडक्वार्टर्स को इस बारे में सूचित कर दिया है। वो फिर दोनों पार्टी से पूछता है कि क्या वो इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और वो तुरंत हाँ कह देते हैं। अगले दिन रियो नॉर्दर्न लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने रूममेट्स को बताता है कि वो एल्केमी के बारे में और पढ़ने का प्लान कर रहा था, और सुना है कि नॉर्दर्न लाइब्रेरी में एडवांस टॉपिक्स पर किताबें हैं। एडो बताता है कि उसने सही सुना है और डी रैंक से ऊपर के एडवेंचरर्स ही नॉर्दर्न लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। एमन ऐड करता है कि उसने वहां फॉरबिडन बुक्स यानी प्रतिबंधित किताबों के होने की अफवाहें भी सुनी हैं। रियो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन एडो उसे बताता है कि उन किताबों को पढ़ने के लिए उसे कम से कम बी रैंक का एडवेंचरर होना चाहिए। लड़के उसे उसकी नॉलेज के क्वेस्ट पर ऑल द बेस्ट कहते हैं।
रियो जल्द ही नॉर्दर्न लाइब्रेरी पहुंचता है और उसे वहां की वाइब एकदम पसंद आती है। वो ज़रूरी किताबें ढूंढने लगता है और सोचता है कि अगर वो किसी से डीमंस के बारे में किताबें दिखाने को कहेगा तो वो ज़रूर डर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पहले फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है, उसे वहां एल्फ लड़की सारा दिखती है और भाई उस पर एकदम लट्टू हो जाता है। दूसरी तरफ यू और दोनों हाई रैंक्ड पार्टीज डंजन के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले थे, यू एबल को रोकता है क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। वो लिन से अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके पहले फ्लोर को स्कैन करने को कहता है और उसे तुरंत दरवाजे के ठीक सामने सैकड़ों मॉन्स्टर्स इंतजार करते हुए मिलते हैं। ये सुनकर सब पैनिक कर जाते हैं क्योंकि ये इस बात का काफी सबूत था कि ग्रेट मॉन्स्टर आउटब्रेक पहले ही शुरू हो चुका है। यू सबको पीछे हटने और नाइट्स और गिल्ड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। गिल्ड में नील्स और बाकी लोग नोटिस देखते हैं कि डंजन बंद कर दिया गया है और सोचते हैं कि ये उनके मिले गॉब्लिन आर्चर्स की वजह से है। तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आता है और अनाउंस करता है कि एक मॉन्स्टर आउटब्रेक शुरू हो गया है और सभी एडवेंचरर्स को मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए डंजन के चारों तरफ की दीवारों पर जाना है। दूसरी तरफ रियो और सारा तब से एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर आखिरकार वो कहती हैं, हम फिर मिल गए। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर सैरा पूछती है कि क्या वो कुछ खास ढूंढ रहा है। रियो लगभग बोल ही देता है कि वो डीमंस के बारे में ढूंढ रहा है, लेकिन बात को घुमाकर कहता है कि वो गोलम्स बनाने के लिए एल्केमी सीखना चाहता है। सैरा उसके एम्बिशन से इंप्रेस हो जाती है क्योंकि गोलम्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि इस विषय पर कोई खास किताब नहीं है। हालांकि वो उसे अपने पीछे आने को कहती है क्योंकि वो उसे बता सकती है कि कौन सी किताबें उसकी सबसे ज्यादा मदद करेंगी, क्योंकि वो इस लाइब्रेरी के बारे में लगभग सब कुछ जानती है। वो रास्ते में किताबों और एडवेंचरिंग के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर के सभी एडवेंचरर्स डंजन की दीवारों तक पहुंच चुके थे और जल्दी मॉन्स्टर्स भारी गेट तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ह्यू सबको मैजिक और तीरों से उन पर हमला करने का आदेश देता है। गॉब्लिन सेना के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइट्स भी जल्दी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और सिचुएशन कंट्रोल में लगती है, लेकिन ह्यू चिंतित था क्योंकि पिछले आउटब्रेक से ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। इसी बीच एबल की पार्टी के तीर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी नील्स उसके पास तीरों से भरा एक बैरल लेकर आता है। साथ ही ह्यू का एक संदेश भी कि उसकी पार्टी को बॉस मॉन्स्टर को हराना है। मॉब्स की लहर खत्म होने के बाद ह्यू एबल और पेल्प्स को अपनी पार्टीज को लड़ाई में ले जाने का आदेश देता है। वो दीवार से नीचे कूदते हैं। वो बचे हुए गॉब्लिन से तेजी से निपटकर दरवाजे तक पहुंचते हैं और बॉस का इंतजार करते हैं। जल्दी एक गॉब्लिन जनरल बाहर निकलता है और उन्हें लगता है कि उसे मारने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दो और गॉब्लिन जनरल्स बाहर आते हैं और एबल समझ जाता है कि उनका सामना एक गॉब्लिन किंग से हो रहा है। वो कहता है कि उन्हें गॉब्लिन किंग के आने से पहले गॉब्लिन जनरल से निपटना होगा, क्योंकि नहीं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वो जनरल से लड़ना शुरू करते हैं और एबल अपने दुश्मन का हाथ काटने में कामयाब हो जाता है, जब अचानक उसे प्रवेश द्वार पर गॉब्लिन किंग दिखता है और सबको नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। अगले ही पल डंजन से एक शक्तिशाली हवा का झोंका निकलता है जो एक ही बार में गॉब्लिन जनरल्स को मार देता है। सब गॉब्लिन किंग की ताकत और क्रूरता से शॉक थे, लेकिन एबल और पेल्प्स जानते थे कि वही दो लोग हैं जो उससे लड़ सकते हैं। वो एक साथ गॉब्लिन किंग पर हमला करने के लिए टीम बनाते हैं, लेकिन उनके हथियार उसके आर्मर को भेदने में फेल हो जाते हैं। अचानक एबल सीधा गॉब्लिन किंग की तरफ दौड़ता है, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक भूत में बदल जाता है ताकि वो उसके अटैक को डॉज कर सके। वो फिर उसके करीब पहुंचता है और अपने कॉम्बैट स्किल से उसके दिल में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन काम पूरा करने में फेल हो जाता है। गॉब्लिन किंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एबल लिन को उसे खत्म करने का आदेश देता है। जैसे ही वो फिर से गायब हो जाता है, लिन के हवा के भाले उसके आर पार होकर गॉब्लिन किंग को लगते हैं, उसे मार गिराते हैं। सब ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि आखिरकार वो जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि डंजन के अंदर अभी भी कुछ और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। उस दिन बाद में जब रियो गिल्ड वापस आता है तो वो सबको अजीब तरह से जोश में पाता है, जबकि ह्यू कागजों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। वो अपने ऑफिस में मुंह लटकाए बैठा था क्योंकि उसे लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सब एडवेंचरर्स की परफॉर्मेंस रिव्यू करनी थी। उसके बाद रॉयल कैपिटल को इनवॉइसेस भेजना था, फंड्स लेने के लिए, और टूटी फूटी चीजों के रिपेयर का प्लान भी बनाना था अपने नॉर्मल काम के साथ साथ। बेचारा ह्यू, बस एक ही राहत की सांस थी कि डंजन 1 महीने के लिए बंद होने वाला था, इसीलिए उसे उस चीज की चिंता नहीं करनी थी। लेकिन ह्यू जानता था कि इससे एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। इसी बीच रियो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि डंजन में एक मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था और शहर की टॉप 2 पार्टीज ने उससे निपट लिया। यही वजह थी सेलिब्रेटरी माहौल की, और रियो सोचता है रीजन तो अच्छा है। नील्स तो आबेल के स्किल्स को एकदम ग्लेज करने लगता है और बताता है कि कैसे उसने गॉब्लिन किंग से लड़ा। ईडो ऐड करता है कि फिनिशिंग ब्लो तो लिन ने बुलेट रेन से दिया, जो सबसे हाई लेवल विंड मैजिक है। एमन कहता है कि आबेल उस अटैक को बिना हिले ही डॉज कर गया, और वो सोचने लगता है कि भाई उसने ये किया कैसे।
तभी वहां आबेल आ जाता है और बताता है कि उसने परफेक्ट शैडो नाम की सोर्ड स्किल का इस्तेमाल किया जो उसे सारे रेंज्ड अटैक्स डॉज करने देती है। नील्स और बाकी लोग आबेल को देखकर फैन बॉइंग शुरू कर देते हैं और वो भी उनकी मदद के लिए तारीफ करता है। इसी बीच रियो परफेक्ट शैडो स्किल के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि जिसने भी ये नाम रखा है वो जरूर एक जीनियस होगा। तभी लिन और लेयामा आबेल को ढूंढते हुए आती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता था कि वो रियो के साथ ही होगा। रियो को उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे फुल ऑन दुश्मनी वाली वाइब आती है और अचानक लिन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में बर्फ की दीवार बना सकते हो। वो हाँ कहता है, बताते हुए कि उसकी लिमिट 40 मीटर्स का एक क्यूब है और लिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। रियो कहता है कि ये सीखना आसान नहीं था पर उसने जैसे तैसे कर लिया। वो पूछती हैं कि क्या ये एक ओरिजिनल स्पेल है, लेकिन रियो को तो इसका मतलब ही नहीं पता। लिन कहते हैं कि ये तो बेसिक नॉलेज है कि ज़्यादातर स्पेल्स तो मंत्र पढ़ के कास्ट किए जाते हैं, लेकिन रियो कहता है कि उसे लगता है कि मंत्र पढ़ना एक बस पर्सनल प्रेफरेंस है। लिन को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, नील्स रियो को बताता है कि खाना ठंडा हो रहा है और वो तुरंत फूड काउंटर की तरफ भाग जाता है। लिन कंफ्यूज हो जाती है और आबेल उसे समझाता है कि रियो सोचता है कि मंत्र बस इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वो कूल लगते हैं और वो उनके बिना भी मैजिक यूज कर सकता है। ये लिन ने अपनी जिंदगी में सुनी सबसे अजीब बात थी। उसके थोड़ी देर बाद गिल्ड में जॉब्स की कमी हो जाती है। नील्स और उसके दोस्त बस खाली नोटिस बोर्ड को देखते रहते हैं क्योंकि जब तक वो आते सारे जॉब्स पहले ही ले लिए जा चुके थे। तभी वहां रियो भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि डंजन के अचानक बंद होने से जॉब मार्केट की हालत कैसे खराब हो गई है। लड़के उससे पूछते हैं कि क्या वो भी किसी क्वेस्ट के लिए यहाँ आया है और रियो जवाब देता है कि उसे अपने एल्केमी एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ मैजिक कॉपर ओर खरीदना है। वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मैजिक ओर बहुत महंगा होता है, लेकिन उन्हें पता था कि रियो के पास पैसों की कमी नहीं है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर वो एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रियो अपने भाइयों की मदद करने का फैसला करता है और कहता है कि वो उन्हें मैजिक कॉपर ओर माइन करने के लिए हायर करेगा। नील्स बताता है कि शहर के पास एक पुरानी बंद पड़ी माइन है और रियो ये सुनकर खुश हो जाता है। वो लड़कों को बताता है कि वो उन्हें सिर्फ जॉब लेने के लिए 4 गोल्ड कॉइन्स देगा हर एक को और फिर हर पीस ऑफ कॉपर ओर के लिए 25 गोल्ड कॉइन्स देगा। उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि उन्हें सही सलामत घर लौटना होगा। लड़के ये सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि इतना पैसा तो वो नॉर्मल जॉब से 1 साल में भी नहीं कमा सकते थे। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो श्योर है कि इतना पे कर सकता है और रियो जवाब देता है कि ये अभी भी मैजिक ओर के मार्केट रेट से सस्ता है। तो भाई डील पक्की हो गई। लड़के खुशी खुशी अपने नए जॉब के लिए निकल जाते हैं और रियो अपने कमरे में वापस आ जाता है। लेकिन इसकी लाइफ में शांति कहाँ लिखी है। तभी उसे सड़क से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वो देखता है कि नाइट्स का एक ग्रुप एक लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक एडवेंचरर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। रियो फुल पॉपकॉर्न मोड में ड्रामा देखने लगता है। सीन तब इंटेंसिफाई हो जाता है जब नाइट्स उस लड़की को घसीटते हैं और एडवेंचरर उन्हें धक्का दे देता है। एक नाइट का तो पारा चढ़ जाता है और वो उस एडवेंचरर को सबक सिखाने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला होता है वो फिसल कर गिर जाता है, जबकि वहां फिसलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो एडवेंचरर से पूछता है, ये तूने किया ना? और वो बंदा रिप्लाई करता है, जरूर जॉन सीना ने ट्रिप कराया होगा भाई, सैवेज लेवल 9000। इससे नाइट और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश करता है फिर से गिर जाता है। तभी एंट्री होती है फेल्प्स की, व्हाइट ब्रिगेड वाला लीडर, और वो नाइट्स को कहता है पीछे हटो अगर सजा नहीं चाहते तो। वो पूछते हैं एक मामूली एडवेंचरर की हिम्मत कैसे हुई हमसे स्टोन में बात करने की, और फेल्प्स कहता है मैं सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं, हेनलाइन फैमिली का नोबल भी हूं। एक नाइट को याद आता है कि ये वही फैमिली है जहां से रॉयल नाइट्स का पिछला कमांडर था, और फेल्प्स डिक्लेयर करता है हाँ वो मेरे डैड थे। फिर वो उन्हें कहता है कि नाइट्स की रेपुटेशन का कचरा करना बंद करो, और वो लोग फट्टू बन के वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। फेल्प्स उस एडवेंचरर की बहादुरी की तारीफ करता है। फिर वो रियो के खिड़की की तरफ मुड़ता है जो उसे ग्रीट करता है। फेल्प्स अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने उसकी अमेजिंग मैजिक के बारे में बहुत सुना है। रियो की तो फट जाती है, सोचता है शिट, इसने मुझे जॉन सीना वाला मूव करते देख लिया। लेकिन फेल्प्स कहता है कि वो सिर्फ उस बारे में बात कर रहा है जो एबेल ने उसे बताया है। जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं, फेल्प्स की सेक्रेटरी उसे लेने आ जाती है और रियो को पता चल जाता है कि ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। बाद में वो अकेले डिनर कर रहा होता है कि वहां एबेल आ जाता है। वो कहता है आजकल तुझे अकेले देखना बहुत मुश्किल हो गया है। एबेल डिसाइड करता है कि वो रियो को एक सीक्रेट में शामिल करेगा क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, और जल्द ही वो खुद को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पाते हैं। वहां एबेल बताता है कि नाइट्स का कैप्टन उसका दोस्त है और उसने रिक्वेस्ट की है कि वो उन परेशानी क्रिएट करने वाले नाइट्स को वापस लाए जो मस्ती करने भाग गए हैं। अच्छा, तो ये सीन था। तभी रियो की नजर कुछ शेडी मास्क्ड एडवेंचरर्स पर पड़ती है। वो एबेल का ध्यान उनकी तरफ खींचता है और कहता है कि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। एबेल कहता है कि डंजन की वजह से यहाँ बाहर के एडवेंचरर्स आते रहते हैं, लेकिन रियो से याद दिलाता है भाई डंजन अभी बंद है। उन मास्क्ड लोगों की नजर भी इन पर पड़ती है और वो तुरंत उन्हें एक जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं।
रियो और एबल फुल स्वैग में उनके पीछे चल देते हैं, लेकिन जब वो बदमाश उन पर घात लगाने की कोशिश करते हैं, रियो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और भारी भारी आइस स्टोन से उनकी बत्ती बुझा देता है। दी एंड। एबल फिर एक एल्केमी टूल उठाता है जो उन्होंने गिराया था। वो उन बदमाशों को बांधते हैं और पता चलता है कि वो दूसरे देश के सी रैंक एडवेंचरर्स हैं। एबल सिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करने और अपने भागे हुए नाइट्स को ढूंढने का मिशन जारी रखने का फैसला करता है। उसे क्या पता था कि वही भागे हुए नाइट्स फेल्प्स से बदला लेने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फेल्प्स पर हमला करने का सोचते हैं, वो हिल भी नहीं पाते क्योंकि उसकी सेक्रेटरी ने उन्हें पहले ही जहरीली सुइयों से पैरालाइज कर दिया था। और फिर वो एक फायर स्पेल से उन्हें इतनी बुरी तरह दलाती है कि उनकी राख तक नहीं बचती। भाई, ये सेक्रेटरी है या यमराज की बहन? अगले दिन कैपिटल से एक रिसर्च टीम आती है मॉन्स्टर आउटब्रेक के बाद डंजन को स्टडी करने के लिए, और आते ही ह्यू की उनके लीडर क्लाइव से वर्बल स्पैट यानी तू मैमा शुरू हो जाती है, उसकी अजीबोगरीब डिमांड्स की वजह से। एक तो शहर में पहले से ही खाने पीने की कमी है, ऊपर से ये चाहता है कि लॉन उसके पूरे ग्रुप को सप्लाई प्रोवाइड करे, और तो और उसे रिसर्च के लिए डंजन भी खुलवाना है। ह्यू से समझाता है, अबे ओए, आउटब्रेक के अगले ही दिन डंजन खोलना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्लाइव कहता है कि उसे नए बने मिनिस्टर ऑफ डंजन एक्सप्लोरेशन से पूरी अथॉरिटी मिली है। दोनों के बीच बहस एक डेडलॉक पर पहुंच जाती है, तो एक बूढ़े और समझदार मेज बीच में आते हैं। वो पहले ह्यू को कहते हैं कि खाने की प्रॉब्लम वो अगले बार देख लेंगे, लेकिन डंजन खोलने के मामले में क्लाइव कहता है कि ह्यू के पास कोई चॉइस नहीं है। पर ह्यू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने अपनी एक शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर डंजन खोलने से शहर या उसके लोगों को कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री की होगी। क्लाइव ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन ह्यू साफ कह देता है कि जब तक वो शर्त नहीं मानेगा, डंजन का दरवाजा नहीं खुलेगा। बूढ़ा मेज क्लाइव को शर्त मानने के लिए मनाता है और फिर कहता है कि वो इस मिशन के लिए कुछ स्किल्ड एडवेंचरर्स को अपने गार्ड्स के तौर पर हायर करेंगे। दूसरी तरफ रियो, एबल और उसकी पार्टी जिस इन में रहते हैं, वहां जाता है ये देखने के लिए कि क्या उनका खाना गिल्ड के खाने से बेहतर है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, एक लड़की दरवाजे से दौड़ती हुई बाहर आती है और उसे कहती है कि वो उसे एडवेंचरस गिल्ड ले चले क्योंकि उसे एक ज़रूरी संदेश देना है। रियो को तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है। पता चलता है कि उसके टीचर ने रॉयल कैपिटल से एक लेटर भेजा है एबल से उस रिसर्च पार्टी की मदद करने के लिए कहते हुए, जो डंजन को एक्सप्लोर करने आ रही है। एबल इस बारे में श्योर नहीं था क्योंकि बहुत साल पहले एक पावरफुल पार्टी एक आउटब्रेक के ठीक बाद डंजन में गई थी और कभी वापस नहीं लौटी थी। रियो उसे कहता है तो फिर रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दे, और लंच के लिए वापस इनकी तरफ चल पड़ता है। इसी बीच वो लड़की अपना परिचय नैटली के रूप में देती है, जो एक मशहूर वाटर मैजिक यूजर्स के परिवार से एक नई मेज है। लिन तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसने कभी हवा में एक ऊंची आइस वॉल बनाने वाले स्पेल के बारे में सुना है, और वो ना में जवाब देती है। नैटली पूछती है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, और वो उसे बताते हैं कि जिस लड़के ने उसे यहाँ लाया है वो कर सकता है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और एबल एक बार फिर रियो को ग्लेस करना शुरू कर देता है। वो फिर अपने पार्टी मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि वो किसी भी हाल में रियो से कभी ना लड़ें, क्योंकि वो सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। वो नैटली को भी कहता है कि अगर उसे मदद की ज़रूरत पड़े और वो लोग ना मिले तो वो तुरंत रियो के पास जाए। अगले दिन रिसर्च टीम डंजन में घुसने के लिए तैयार हो जाती है और आखिर में एबल उन्हें गार्ड करने की रिक्वेस्ट मान लेता है। वो उस बूढ़े मेज को पहले से जानता था। 3 दिन बीत जाते हैं और रिसर्च टीम डंजन के 7वें फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता। लेकिन क्लाइव और उसकी रॉयल एकेडमी की टीम किसी चीज को ढूंढने में जल्दी में लग रही थी। इसी बीच बाहर कम रैंक वाले एडवेंचरर्स को डंजन में हो रही चीज़ों और उनके लिए अवेलेबल जॉब्स के बारे में अपडेट्स मिलते हैं। जबकि उनके लिए अभी भी आना जाना मना था, रियो के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। रियो ह्यू से मैजिक स्टोन्स के कलर के बारे में पूछता है और ह्यू कहता है, भाई सवाल तो बड़ा तगड़ा पूछा है तूने, क्योंकि सभी गॉब्लिन्स ने हरे के बजाय पीले मैजिक स्टोन्स गिराए थे। एकदम अजीब बात। इसी बीच क्लाइव और उसकी टीम को डंजन में अचानक एक अजीब सा गेट मिलता है जिससे अजीब एनर्जी निकल रही थी। उन्हें लगता है कि ये जरूर किसी दूर दराज जगह का पोर्टल होगा, तो वो उसके आसपास अपना सामान सेटअप करते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट को छूने की कोशिश करते हैं, सब के सब अचानक गायब हो जाते हैं। और नाटली जो रीडिंग्स ले रही थी शॉक हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सब गायब हुए, रीडिंग्स आनी भी बंद हो गईं। खुशकिस्मती से सभी एक ही जगह टेलीपोर्ट हुए थे। क्लाइव दूसरी तरफ अपने आदमियों को उस अजीब घास के मैदान को जांचने का ऑर्डर देता है जहां वो पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सावधान रहने को कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ किस तरह के खतरे छिपे हैं। उसका राइट हैंड मैन तभी वहां आता है, पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए।
क्लाइव को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कम से कम उसकी ये थ्योरी गलत साबित हो गई कि मॉन्स्टर्स डंजन के 38 फ्लोर से आए थे। अब उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स इस अजीब जगह से आए थे जो गेट के पार थी। उसे लगता है कि ये एक महान खोज है और इससे वो जल्द ही मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच जाएगा। जैसे ही वो अपने मन में लड्डू फोड़ रहा होता है, दूसरा रिसर्चर दूर कुछ आकृतियों की तरफ इशारा करता है और वो कुछ अजीब से पोकेमोन जैसे लग रहे थे। दूसरी तरफ नैटली और डेटा कलेक्शन टीम खोए हुए सिग्नल के बारे में चिंतित थे। अचानक सिग्नल वापस आता है और बताता है कि एक्सप्लोरेशन टीम 40th फ्लोर पर है, लेकिन तुरंत फिर से गायब हो जाता है। तभी क्रिस्टोफर नाम का एक बंदा वहां आता है और अपना परिचय मैजिक कॉलेज के प्रतिनिधि के रूप में देता है। वो अकेडमी के रिसर्चर्स से पूछता है कि उन्होंने क्या पाया और कहता है कि वो जो भी कर सकते हैं शेयर करें। वो कहता है कि कुछ मिनट पहले डंजन में घुसने वाले लोग गायब हो गए हैं और अगर वो पता नहीं लगाते कि क्या हो रहा है तो उनके लिए बहुत देर हो सकती है। रिसर्चर शॉक्ड हो जाते हैं और क्रिस्टोफर बताता है कि उसने कुछ एडवेंचरर्स को डंजन में जाने के लिए हायर किया था, लेकिन जैसे ही वो उनके पीछे सीढ़ियों से घुसने वाला था, वो सब अचानक गायब हो गए। रिसर्चर्स ये सुनकर और भी शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस्टोफर को यह सुनकर बड़ा झटका लगता है क्योंकि अभी तक कोई भी इस डंजन के 38th फ्लोर को पार नहीं कर पाया था और वो जानता है कि बी रैंक की पार्टी भी 30th फ्लोर के आगे स्ट्रगल करती है। रिसर्चर्स उसे एबल की पार्टी के बारे में बताते हैं जो उनकी टीम को गार्ड कर रही थी। हालांकि नैटली पैनिक करने लगती है, ये समझते हुए कि शायद कोई इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस हालत में उसकी आखिरी उम्मीद रियो था, क्योंकि एबल ने उससे कहा था कि अगर वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाएं तो उससे संपर्क करें। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ जाती है, सबको कंफ्यूज छोड़कर। दूसरी तरफ रिसर्च पार्टी के गायब होने की खबर ह्यू तक पहुंचती है, जो पैनिक करना शुरू कर देता है। वो तुरंत डंजन के प्रवेश द्वार की तरफ जाने का फैसला करता है और रिसेप्शनिस्ट को सबको स्टैंड बाय पर रखने को कहता है। इसी बीच रियो लाइब्रेरी में भटक रहा था, कोई भी मददगार किताब ढूंढने में असमर्थ। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है भाई, अपना रियो सीढ़ियां चढ़ रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि काश वो एल्फ बड़ी सारा फिर से दिख जाए। और भाई किस्मत हो तो ऐसी, यूनिवर्स ने उसकी सुन ली। सामने से सारा आ रही थी। रियो तो फुल स्पीड में उसके पास गया। दोनों में बातें शुरू हुई और रियो ने अपनी पूरी शर्लॉक होम्स वाली थ्योरी उसके सामने रख दी कि कैसे सोलर इक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। सारा, जो इतने साल से जिंदा है, एकदम इंप्रेस हो गई। उसने बताया कि हाँ, उसने ये पैटर्न देखा है, लेकिन इतना टोटल सोलर इक्लिप्स उसने भी पहली बार देखा था। लेकिन फिर उसने वही सवाल पूछ लिया जिसका रियो को डर था, तूने ये कनेक्शन कैसे बनाया? भाई की तो फट गई, दिमाग में वार्निंग बेल बजने लगी। अबे इससे डीमन वाली बात मत बताना। तो भाई ने एकदम से यू टर्न मारा और टॉपिक बदल दिया। वैसे ये मैजिक स्टोन्स के कलर कैसे डिसाइड होते हैं? सारा ने बात समझ ली और बताया कि मॉन्स्टर की एज से। रियो ने फिर बम फोड़ा, तो फिर आउटब्रेक वाले गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स पीले क्यों थे? सारा एकदम कंफ्यूज। पीले स्टोन मतलब न्यूबॉर्न मॉन्स्टर्स, लेकिन गॉब्लिन जनरल्स और गॉब्लिन किंग पैदा होती इतने ओपी थोड़ी हो सकते हैं। रियो कहता है हाँ, ये तो अननेचुरल लगता है। फिर सारा को याद आता है कि एक पुराने आउटब्रेक के रिकॉर्ड में भी पीले स्टोन्स का जिक्र था। तो सारा उसे एक लाइब्रेरी के एक ऐसे सीक्रेट हिस्से में ले जाती है जहां परिंदे भी पर नहीं मारते। कट टू डंजन। यहां अलग ही लॉस्ट वाला सीन चल रहा था। एबल और बूढ़े मेज को पता चलता है कि वो एक सैंक्चुरी स्क्वायर के अंदर हैं, एक ऐसी अल्टीमेट डिफेंसिव मैजिक जो सिर्फ लेजेंडरी प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं, एक डिवाइन मिरेकल जो किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है। एबल का दिमाग 404 एरर देने लगता है, मतलब हम अंदर फंस गए हैं और कोई हमें बचाने भी नहीं आ सकता। लिन आग में घी डालती है, स्कैन करके बताती है कि आसपास 1000 इंसान यानी क्लाइव की पार्टी और साथ में 50 ऐसे अजीब से क्रीचर्स हैं जिनके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं। कट टू डंजन एंट्रेंस। ह्यू को जैसे ही पता चलता है कि टीम 40th फ्लोर पर है, उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो जानता था पूरे शहर के एडवेंचरर्स मिलकर भी उन्हें नहीं बचा सकते, बेचारा बस दुआ ही कर सकता था। बैक टू द स्लॉटर। क्लाइव की पार्टी सेफ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उन पर हमला हो रहा था। पर्पल हेलफायर के गोलों से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और हमला करने वाले थे डेविल्स, डीमन से अलग एक नई प्रजाति का कचरा। जिन एडवेंचरर्स के पास बैरियर नहीं था वो तो फॉडर की तरह साफ हो गए। जब तक एबल की पार्टी वहां पहुंची, क्लाइव और मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। लिया और बूढ़ा मेज उन्हें देखते ही पैनिक कर जाते हैं, ये तो डेविल्स हैं, इन पे मैजिक काम नहीं करता। लेकिन बूढ़ा मेज एकदम योलो मोड में था, बोला रिजल्ट की चिंता छोड़, बस लड़ो। और जैसे ही मेजेस ने अटैक किया, डेविल जख्मी हो गए। लिया तो शॉक थी, इन पे मैजिक काम कर रहा है। बूढ़ा मेज कहता है बेटा वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहें थीं, लेकिन उनकी मना जल्दी खत्म हो जाती है। तभी एबल की गेमर वाली नजर बॉस पर पड़ती है। एबल की पार्टी चार्ज करती है, वॉरेन टैंक बनता है, बाकी सब डैमेज देते हैं। फुल ऑन टीम फाइट।
लेकिन दुश्मन कम नहीं हो रहे थे। आखिर में सिर्फ 6 डेविल्स बचे, लेकिन उनमें से एक था बॉस। लिया उसकी अलग रंग की आंखें देखकर कहती है, ये डीमन प्रिंस है, फ्यूचर का डीमन लॉर्ड, इसे सिर्फ हीरोज ही हरा पाए हैं। एबल कहता है, चमत्कार भी होते हैं ब्रो, और आगे बढ़ जाता है। वो कुछ मिनियंस को साफ करता है, लेकिन डीमन प्रिंस उसकी पार्टी को एक ही झटके में यहां से वहां फेंक देता है। अब था 1 on 1। डीमन प्रिंस की स्पीड देखकर ही एबल की हवा टाइट हो जाती है। वो अपनी सबसे तगड़ी स्किल यूज करके एक बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन प्रिंस उसके कंधे पर ऐसी चोट मारता है कि एबल जमीन पर गिर जाता है। प्रिंस उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाता है। लिया डर से चीखती है, लेकिन तभी धड़ाम, डंजन की 48 फ्लोर की छत तोड़कर एंट्री होती है अपने हीरो की, रियो की। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रियो एकदम कैजुअली एबल से पूछता है, एबल जख्मी है क्या? चल घर चलते हैं, सब टेंशन में है। एबल, जिसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, कहता है, हम नहीं जा सकते, वो दुश्मन। रियो पलट कर कहता है, मैं देख लूंगा ऐसे। एबल पैनिक में चिल्लाता है, पागल है क्या, ये एक डीमन प्रिंस है। और रियो बिना किसी टेंशन के एकदम एक्सप्रेशनलेस फेस से जवाब देता है, ओ, एक बेबी डीमन रॉड, तभी इतना हल्का है। भाई, वहां सबका सिस्टम हैंग हो गया। रियो आगे बढ़ता है, अपने छोटू मोटू डेविल्स को एक ही वाटर जेट से सर से धड़ अलग कर देता है और डीमन प्रिंस के सामने अपनी तलवार निकालकर कहता है, चल शुरू कर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो थोड़ा टाइम रिवाइंड करते हैं। कुछ मिनट्स पहले नैटली पूरी पैनिक मोड में रियो को ढूंढने के लिए दौड़ रही थी। उसको डॉम में नहीं पाकर उसके दोस्तों से नॉर्थ लाइब्रेरी का डायरेक्शन पूछा और ऐसी भागी जैसे पीछे कुत्ते पड़े हों। किस्मत से रियो उसे रास्ते में ही मिल गया। नैटली ने एक सांस में सब कुछ बता दिया, एबल, टीम खतरे में, डंजन। रियो ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। ही अंडरस्टूड द असाइनमेंट इमीडिएटली। उसने डिटेल्स रास्ते में पूछने का सोचा और नैटली को एक सेकंड में बर्फ से बनी कैरेज में बैठाया। भाई, ऊबर से भी फास्ट सर्विस। डंजन के गेट पर गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, अंदर जाना मना है। रियो ने कहा, सॉरी, नो टाइम फॉर रूल्स, और दोनों तरफ ऐसी तगड़ी आइस वॉल्स बनाई कि बेचारे गार्ड्स कट ऑफ हो गए। अंदर जाकर रियो ने सोचा कि 40वीं फ्लोर तक सीढ़ियों से जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। तो भाई ने अपना पर्सनल रॉकेट लॉन्चर ऑन कर दिया। अपने वाटर जेट्स का इस्तेमाल करके उसने जमीन और दीवारों में सुरंग खोदनी शुरू कर दी, सीधा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और इसी ब्रूटल शॉर्टकट से उसने छत तोड़कर ऐसी एंट्री मारी थी। बैक टू द प्रेजेंट। डीमन प्रिंस ने पहला मूव किया। वो ऐसी स्पीड से आगे बढ़ा कि नॉर्मल आदमी को दिखे भी ना। लेकिन अपना रियो नॉर्मल नहीं है। वो आराम से साइड में हटा और एक ही वार में उसकी गर्दन साफ कर दी। क्लीन कट। रियो ने सोचा काफी स्लो था, लेकिन जॉब जल्दी खत्म हो गया। पर प्लॉट ट्विस्ट, डीमन प्रिंस ने अपना कटा हुआ सर जमीन से उठाया एकदम गिगा चैट की तरह और वापस अपनी जगह पर लगा लिया। रियो ने सोचा, ये थोड़ा ट्रबलसम है। फिर बोला, चलो देखते हैं कितना रीजनरेट कर सकता है तू। और फिर रियो ने जो किया भाई, उससे कहते हैं ब्रूटल ओवरकिल। उसने एक सेकंड में सैकड़ों वाटर जेट समन किए और उस डीमन प्रिंस को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया कि कीमा बन गया। एक वाटर जेट ने सीधा उसके मैजिक स्टोन को फोड़ा और प्रिंस राख में बदल गया। खेल खत्म। वहां सबका सिस्टम हैंग हो गया था। एबल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रियो ने कैजुअली एक डीमन प्रिंस को डिमोलिश कर दिया। उसने रियो को थैंक यू बोला और अपना पीक नॉनचलांट रियो क्या कहता है, चल ये उधार आज रात डिनर खिला के चुका देना। एबल कहता है, भाई पूरे हफ्ते की ट्रीट मेरी तरफ से। तभी लेया दौड़ कर आती है और एबल को गले लगा लेती है। सीनियर मेज भी रियो को थैंक यू कहता है। रियो बस इतना कहता है, मैं बस टाइम पर पहुंच गया, लकी था। फिर उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो उसके आने से पहले ही मर चुके थे। एबल कहता है कि वो इन डेविल्स के मैजिक स्टोन्स बेचकर उनकी फैमिलीज की मदद करेंगे। रियो को तब डेविल्स के बारे में क्यूरियोसिटी होती है। एबल बताता है कि सदियों में पहली बार किसी ने इन्हें देखा है। रियो सोचने लगता है कि डेमन्स और डेविल्स में क्या फर्क है। फिर उसे याद आता है कि जब वो यहाँ आया तो एक अजीब सा मैजिक फील्ड था जो बॉस के मरते ही गायब हो गया। बूढ़ा मेज कंफर्म करता है कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर था। रियो फिर एक और बॉम्ब फोड़ता है, वैसे जब मैं 39th फ्लोर से आ रहा था तो मुझे सीढ़ियों के पास कुछ अजीब सा दिखा, शायद इस इंसिडेंट से जुड़ा हो। सब उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो उन डेविल्स से मैजिक स्टोन्स निकालते हैं जो एकदम काले रंग के थे। ऐसे स्टोन्स किसी ने आज तक नहीं देखे थे। लेकिन इन सब की इंफॉर्मेशन में कुछ तो मिसिंग था। मीनवाइल इन अनदर सर्वर, किसी और डंजन में रोमन नाम का एक सो कॉल्ड हीरो और उसकी पार्टी एक काले अल्तार के पास खड़े थे। समन कौन हुआ? डीमन लॉर्ड नहीं, बल्कि अपनी डीमन मम्मी लियोनोर। लियोनोर आते ही सीन स्कैन करती है। अबे तुम लोग मुझे डीमन लॉर्ड समझ रहे हो क्या?
रोमन पूरे हीरो मोड में आगे बढ़ता है। मैं हीरो रोमन हूं और मैं डीमन लॉर्ड को हराने आया हूं। लियोनोर ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसकी आंखों में बोर होने का एक्सप्रेशन था। फाइट? भाई उसे फाइट नहीं इंसल्ट कहते हैं। एक स्प्लिट सेकंड में खत्म। हीरो रोमन उसकी तलवार पर कबाब की तरह लटक रहा था। जी इजी। लियोनोर का मुंह बन गया। बस इतना ही? इससे ज्यादा मजा तो मुझे कैंडी क्रश खेलने में आता है। वो आगे बढ़ती है और अल्तार के ऊपर रखा काला पत्थर उठाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रियो की टीम को मिलेगा। बाकी एडवेंचरर्स की इतनी फटी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रहे थे। लियोनोर उन्हें कहती है कि अपने हीरो को बचा लो, अभी भी जिंदा है। वो रोमन को घूरती है जो दर्द में उसे कोस रहा था। मैं डीमन लॉर्ड को। लियोनोर उसकी बात काटती है। पहली बात, मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूं। दूसरी बात, मैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हूं। फिर वो एक ऐसी बात कहती है जिससे रोमन का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तुम शायद अभी के डीमन लॉर्ड को हरा दो, लेकिन मेरे लेवल तक आने के लिए तुझे 1000 बार रीस्पॉन करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक इंसान से फाइट की थी, रियो नाम था उसका। पहले उसके लेवल का बन, फिर आना। और ये बोलकर वो एक पोर्टल में गायब हो जाती है। बैक टू रियोज डंजन। यहां उन्हें सीढ़ियों के पास एक काला स्फीयर मिलता है जिसमें क्रैक्स थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा लियोनोर उठा के ले गई थी। सब कंफ्यूज थे कि ये क्या चीज है, तो बुढ़े मेज ने डिसाइड किया कि इसको ऊपर ले जाके इसका DNA टेस्ट करेंगे। जैसे ही वो लोग सरफेस पर पहुंचे, ह्यू तो एबल और इसकी पार्टी को जिंदा देखकर खुश हो गया, लेकिन उसकी नजर रियो पर पड़ी और उसका प्रिंसिपल मोड ऑन हो गया। वो रियो को क्लास लेने ही वाला था। ओए, गार्ड्स को बर्फ में जमा के अंदर घुसने का शौक है तुझे? रियो बेचारा सॉरी बोलने ही वाला था कि बुढ़े मेज ने एंट्री मारी। ओए चुप, अगर ये लड़का टाइम पे नहीं आता ना, तो तुम सब लोग अभी देवता को प्यारे हो चुके होते। ह्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। बुढ़े मेज ने उसे पूरी कहानी सुनाई, 50 डेविल्स, एक डीमन प्रिंस और कैसे रियो ने अकेले सबका दी एंड कर दिया। ह्यू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि रियो का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड से गायब कर देंगे, क्योंकि अगर इन दिमाग से पैडल नोबल्स को पता चला तो वो अपने इस ओपी प्लेयर को परेशान कर देंगे। अगले दिन अपना रियो तो फुल जिम फ्रीक मोड में था, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, और उसके दोस्त, उनकी हालत अबे सांस तो लेने दे वाली थी। रियो उन्हें धूल चटाता हुआ शहर वापस आ गया, जहां उसे करी की खुशबू एक रेस्टोरेंट की तरफ खींच ले गई। और तभी किस्मत ने फिर से पलटी मारी। रेस्टोरेंट में कौन दिखी? अपनी एल्फ बैडी सैरा यानी सारा। दोनों ने साथ में खाना खाया। बातों बातों में सारा ने उसे स्पारिंग सेशन के लिए इनवाइट कर लिया और रियो ने ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? गेट दिस, क्योंकि कल डीमन प्रिंस से लड़के उसे कोट मजा नहीं आया। बाई का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग ही है, फुल ऑन बैटल फ्रीक। तो दोनों पहुंचे नाइट्स के बैरिक्स, अपनी अपनी स्टैंड्स ली और फिर सीरा उस पर चार्ज करती है। रियो बड़ी मुश्किल से उसकी स्पीड के साथ कीप अप कर पाता है, लेकिन वो उसके अटैक्स ब्लॉक करने में मैनेज कर लेता है और काउंटर करने की कोशिश भी करता है। सीरा उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि नाइट्स में कोई भी ऐसा करने में मैनेज नहीं कर पाता और वो उसके साथ सीरियस होने का फैसला करती है। वो राउंड 2 में और भी ज्यादा स्पीड से अटैक करती है और इस बार रियो उसके अटैक्स ठीक से ब्लॉक भी नहीं कर पाता। वो पीछे धकेलता रहता है और फिर सीरा उसकी तलवार 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। रियो हार मान लेता है, लेकिन तभी एल्फ बैडी अचानक उसे हग कर लेती है, क्योंकि वो किसी ऐसे को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी जो उसके साथ कीप अप कर सकता था। वो उसकी तारीफ करती रहती है और पूछती है कि उसने तलवार चलाना कहां से सीखा। रियो उसे बताता है कि फेरी किंग ने उसे लड़ना सिखाया था, और सिरा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि फेरी किंग आजकल एक मिथ से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी उसकी मेड वहां आती है उसे लोकल लॉर्ड के पोते के साथ उसके लेसन्स के लिए बुलाने, और सिरा जाने का फैसला करती है। वो मेड को रियो का अच्छे से ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि वो उसके लिए एक स्पेशल पर्सन है, और बेचारी लड़की सोचती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रियो को बाहर एस्कॉर्ट करती है, एक कैरेज उनके सामने रुकती है और पता चलता है कि ये ह्यू है जो अभी अभी लॉर्ड के साथ एक मीटिंग से लौट रहा है। वो रियो को अंदर आने को कहता है, क्योंकि उन्हें पिछले दिन के इंसिडेंट के बारे में बात करनी है, और रियो नर्वस हो जाता है कि उसे डांट पड़ेगी। हालांकि ह्यू उसे बताता है कि बूढ़े मेज ने उससे डिटेल्स दे दी हैं और वो इस बार उसके एक्शंस को ओवरलुक कर सकता है। हालांकि रूल्स तोड़ने की एक नाम मात्र की सजा के रूप में वो रियो को बताता है कि उसे गिल्ड से एक मैंडेटरी क्वेस्ट लेना पड़ेगा और कुछ मर्चेंट्स को दूसरे शहर तक एस्कॉर्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद नील्स अचानक उनके डॉर्म रूम में रियो के पास आता है और फॉर्मली उसकी मदद मांगता है। रियो जानना चाहता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, और नील्स बताता है कि उसके गांव ने मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है। वो क्वेस्ट लेना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ डी रैंक एडवेंचरर्स और उनकी पार्टीज के लिए ही अवेलेबल है, और यहाँ रियो के अलावा सब ई रैंक या उससे नीचे के हैं। नील्स रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक टेम्पररी पार्टी बनाए ताकि वो मिशन ले सके।
और एमन ऐड करता है कि उन्हें गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स का सामना करना पड़ेगा, जो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जबकि ईडो कहता है कि गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स आमतौर पर एक ही हैबिटेट में नहीं पाए जाते। रियो अचानक हंसने लगता है क्योंकि उसने इस दुनिया में अभी तक स्केलेटन से फाइट नहीं की है। वो सिर्फ कुछ स्केलेटन से फाइट करने के लिए क्वेस्ट लेने का फैसला करता है और पूरा ग्रुप तुरंत गिल्ट की तरफ निकल पड़ता है। यू उनसे पूछता है कि क्या वो श्योर हैं कि वो क्वेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि गांव ज्यादा पास नहीं है। लेकिन नील्स श्योर है कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है और अपने लोगों की मदद करना चाहता है। यू फिर बताता है कि उन्होंने पहले ही मॉन्स्टर से निपटने के लिए 2 पार्टीज भेजी थीं। पहली एक ई रैंक पार्टी थी और अगली डी रैंक, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि एक डी रैंक्ड पार्टी भी कुछ गॉब्लिन्स और स्केलेटन्स को खत्म नहीं कर पाई। लेकिन यू उन्हें बताता है कि एक और इशू था। वो बताता है कि डी रैंक्ड पार्टी ने रिपोर्ट किया कि गांव वालों ने उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन नील्स को यह अजीब लगता है क्योंकि उसके गांव के लोग इतने हॉस्टाइल नहीं हैं। यू लड़कों को जॉब लेने देता है क्योंकि वो खुद एक छोटे गांव से है और उनकी प्रॉब्लम समझता है। हालांकि वो उन्हें चेतावनी देता है कि मिशन भयानक हो सकता है और प्रीस्ट ईडो उनकी पार्टी की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अकेला ही है जो उन्हें हील कर सकता है। वो फिर कहता है कि रियो के मैंडेटरी एस्कॉर्ट मिशन शुरू होने से पहले कुछ दिन बचे हैं और वो उससे पहले इस क्वेस्ट को पूरा कर सकता है। रियो और उसके दोस्त अगले दिन कालियाटी गांव के लिए निकल पड़ते हैं और वो काफ़ी जल्दी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि हर दिन दौड़ने के बाद उनका स्टैमिना काफ़ी बढ़ गया था। गांव वाले नील्स को ग्रीट करते हैं और उसका वापस स्वागत करते हैं और रियो इस बात से लोकी सरप्राइज था क्योंकि उसे लगभग यकीन था कि नील्स को एक ट्रबल मेकर होने की वजह से गाँव से निकाल दिया गया था। जबकि नील्स उसके रिमार्क से गुस्सा था, वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाया क्योंकि रियो उसके ट्रबल मेकर होने के बारे में सही था। खैर, वो ग्रुप को गांव के चीफ बुलान के पास ले जाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। नील्स अपने दोस्तों को बुलान से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए बैठ जाते हैं। बुलान कहता है कि चीज़ें इस बार बेहतर काम कर सकती हैं क्योंकि नील्स गांव के कस्टम्स जानता है। लेकिन नील्स डी रैंक्ड पार्टी के रिपोर्ट के बारे में क्यूरियस था। वो बुलान से पूछता है कि क्या गांव वालों ने सच में डी रैंक्ड पार्टी के साथ कोऑपरेट नहीं किया था, और वो उस पॉइंट से कहानी शुरू करता है जब उसने पहली बार स्केलेटन मॉन्स्टर्स देखे थे। वो कहता है कि जब ई रैंक्ड पार्टी पहली बार गांव आई तो वो फाइट को ईस्टर्न फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक ले गए जहां गांव वालों को जाना मना है। उन्हें वैसे भी गांव वालों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन वो जख्मी हो गए और अपने आप वापस लौट आए। एक बार जब डी रैंक्ड पार्टी गांव आई तो गांव वाले उन पर और विश्वास नहीं कर पाए। वो एडवेंचरर्स को आश्रय तक नहीं देना चाहते थे और इसीलिए डी रैंक्ड पार्टी भी खाली हाथ वापस लौट गई। नील्स गांव वालों के रिएक्शंस को पूरी तरह समझता है, लेकिन वो जानता है कि उसके दोस्त कुछ बैकग्राउंड इन्फो के बिना कहानी को फॉलो भी नहीं कर सकते। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन एक गांव का सीक्रेट है और वो उन्हें इंतजार करने को कहता है जब तक उसे गांव काउंसिल से उसके बारे में बताने की परमिशन ना मिल जाए। उस रात बाद में वो नील्स के घर रुकते हैं जहां उसका छोटा भाई और बहन उनका स्वागत करते हैं। वो इस बारे में बात करते हैं कि कैसे नील्स हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहता था जैसे ही वो बड़ा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनके माता पिता की मौत हो गई और वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए पीछे रुक गया जब तक कि वो अपने आप रहने के लिए तैयार ना हो जाए। तभी नील्स काउंसिल के साथ अपनी मीटिंग से वापस आता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि काउंसिल ने उसे गांव के सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करने की परमिशन दे दी है। वो उनसे इसे सीक्रेट रखने को भी कहता है और फिर बताना शुरू करता है कि उनके गांव के बारे में 2 स्पेशल चीज़ें हैं। पहली उनका गार्डियन बीस्ट है जो ईस्टर्न फॉरेस्ट में रहता है और रियो ये सुनकर ही एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि गार्डियन बीस्ट शायद किसी ईविल गॉड द्वारा पजेस्ड हो जाएगा और उन पर हमला करेगा क्योंकि उसने एनिमे में यही देखा है और फिर उसे उससे लड़ना पड़ेगा। नील्स उसके डुलू थॉट्स से बाहर निकालता है और फिर कहता है कि उनके गांव के बारे में दूसरी स्पेशल चीज़ श्राइन है। वो कहता है कि गांव का एल्डर उन्हें पर्सनली श्राइन दिखाएगा कल और उन्हें आने वाली लड़ाई के लिए आराम करना चाहिए। अगले दिन बुलान रियो और उसके ग्रुप को उस एरिया में ले जाता है जहां गॉब्लिन्स पाए जाते हैं। इट्टो और एमन को कुछ गॉब्लिन के पैरों के निशान मिलते हैं और उन्हें लगता है कि एक घोंसला आसपास ही होना चाहिए। तभी रियो सेंस करता है कि कुछ गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे हैं और नील सुझाव देता है कि वो इन सबको मार दें, लेकिन एक को जिंदा छोड़ दें क्योंकि वो गॉब्लिन वापस अपने घर भागेगा और फिर वो पूरे गॉब्लिन सेटलमेंट को मिटा सकते हैं।
जल्द ही गॉब्लिन्स उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और रियो उन्हें ट्रैप करने के लिए अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। दूसरे लड़के बेबस गॉब्लिन्स पर कूद पड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। बस एक को छोड़ दें ताकि वो अपने परिवार के पास वापस भाग सके। लड़के उसका पीछा करते हैं और उसे एक गुफा के बाहर दूसरे गॉब्लिन से बात करते हुए पाते हैं। रियो डिसाइड करता है कि उन्हें पहले बाहर के गॉब्लिन्स को खत्म करना चाहिए और वो तुरंत उन्हें बर्फ में ट्रैप कर लेता है, अपने दोस्तों को फिनिशिंग ब्लोज देने का मौका देते हैं। हालांकि जैसे ही वो मॉब से निपट लेते हैं, गॉब्लिन्स का बड़ा बॉस बाहर आता है।